एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज हम पूरी ज्योग्राफी का रिवीजन करने वाले हैं। सो आई होप आपको इस रिवीजन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और बहुत ही ध्यान से इस रिवीजन का ये जो वीडियो है वो आप देखिएगा। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। और अगर आपने ये एक बार इसको वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देख लिया तो आपको एनसीईआरटी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन बैंक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी आपको जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, वो भी आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। कोई यहाँ वहाँ की बुक्स भी आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आज हम ये ज्योग्राफी का हमारा सेशन स्टार्ट है और हम ज्योग्राफी का आज पूरा फुल जो है रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा ज्योग्राफी का आता है वो आता है हमारा रिसोर्सेज। ठीक है, सो रिसोर्सेज बेसिकली आपको पता ही है कि रिसोर्सेज जो भी हमारे पास नेचुरल चीज़ें जो भी अवेलेबल हैं वो हमारी रिसोर्सेज में आती हैं। ठीक है, वो हमारा लैंड रिसोर्स भी हो सकता है, आपका वाटर रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, लैंड से जो हमें चीज़ें मिलती हैं एज अ रिसोर्स का काम करती हैं। वाटर भी एयर से रिसोर्सेज होता है। ठीक है, सन से जो सनलाइट है वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए रिसोर्स का काम करती तरीके के होते हैं। मैनमेड भी होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं उनमें हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनको कन्वर्ट करते हैं एक प्रॉपर रिसोर्स में, प्रॉपर एक मटेरियल में, प्रॉपर एक प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा रिसोर्सेज है एंड बहुत ज़्यादा टेंशन में उसके लेने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन है हमारा, तो टेक इट एज अ रिवीजन। आपको ये पढ़ने के बाद तो फिलहाल आपको कोई भी बुक जो है स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डोंट टेक इट बोर्ड एग्जाम्स एज कि आपकी दुनिया जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई है और इसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचा है। ठीक है, सो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स को आप मत लीजिए और बहुत लाइटली भी मत लीजिए, बहुत ज़्यादा इसको सर पे सवार भी मत करिए। ठीक है, क्योंकि बिकॉज बहुत सारी टीचर्स को मैंने देखा है, अरे बोर्ड एग्जाम है, आपको ये रिवीजन करना है, आप एक दिन में ये रिवीजन कर सकते हो, एक दिन में आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा डराने वाली कहानी टीचर्स की आजकल बहुत है। बट अगर आज के नहीं, पिछले 7-8 साल के टाइम पीरियड को, जैसे लाइक मैं इतने साल से टीचिंग कर रही हूँ, तो अगर 7-8 ईयर्स या 10 ईयर्स की जो हमारी टीचिंग जो एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन अब वो बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं रह गया जो कभी हमारे टाइम पे 20 साल पहले या 25 साल पहले बोर्ड एग्जाम्स जो थे हुआ करते थे। ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम्स अब आज उस तरीके के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते हैं। हाँ, स्ट्रिक्टनेस रहेगी आपकी, क्या कहते हैं, चेकिंग के दौरान जो वहाँ पे टीचर होगा उसकी स्ट्रिक्टनेस जरूर रहेगी, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका आंसर्स लिखने का जो तरीके हैं और जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे जो वो टाइम पीरियड जो निकल गया है उस टाइम पे वो क्वेश्चंस जो आज क्वेश्चंस आते हैं उस टाइम पे वो क्वेश्चंस नहीं आते थे। वो क्वेश्चंस जो थे वो लोग वहाँ कहाँ से उठा के दे देते थे, एनसीईआरटी में नहीं होते थे, किसी बुक में नहीं होते थे। 3-4 बहुत सारी बुक्स हमें रेफर करनी पड़ती थी, तब कहीं जाके जो है हम अपने आप को समझते थे कि हाँ, हमने पूरा जो है बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए हमने पूरा प्रिपेयर किया। लाइक मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी उस टाइम पे, वो टाइम पीरियड पे, आज पे मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, खैर मैं खुद भी बोलती हूँ कि स्टिक टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में से ही आएगा, एनसीईआरटी में से ही आएगा, एनसीईआरटी। लेकिन उस टाइम पे, आज से करीब कई साल पहले तक, एनसीईआरटी में से तो कुछ भी नहीं आता था, ज़्यादातर यहाँ वहाँ की बुक्स में से आता था, रिफ्रेशर्स गाइड्स में से आता था। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स का, अगर हमारा जब बोर्ड एग्जाम था तो मैथ्स के बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर मैक्सिमम जो था वो आपका आर.एस. अग्रवाल की बुक्स हम पढ़ते थे, और पता नहीं कौन कौन से, तो मुझे बुक्स के नेम भी याद नहीं है, इतना टाइम पीरियड निकल चुका है। ठीक है, एक मेन जो मैथ्स की थी वो आर.एस. अग्रवाल बस याद है, और भी पता नहीं, और भी बहुत सारी रिफ्रेशर्स होती थी। वो सारी रिफ्रेशर्स जो है हमको वेरीफाई करनी पड़ती थी। ठीक है, कि इसमें से भी क्वेश्चंस लगा लें, इसमें से भी लगा लें। 10 जगहों से हम लोग क्वेश्चंस जो है, 10 बुक्स में से हम क्वेश्चंस जो है वो लगाते थे, इसमें से लगा ले, इसमें से लगा ले, इसमें से लगा ले। वाई? बिकॉज किस बुक्स में से आ जाता था नहीं पता होता था, लेकिन एनसीईआरटी में से कभी कुछ नहीं आता था। ठीक है, सो इसलिए आप लोग जो है, अब जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो बोर्ड के एग्जाम्स और बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं अब वो उस तरीके से नहीं आते हैं जैसे पहले कभी आया करते थे। आज एजुकेशन वो नहीं है एंड आई एम वेरी क्लियर कट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बहुत सारी टीचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं सीबीएसई का और बहुत ज़्यादा वो करती हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, बट आई एम नॉट द टीचर लाइक दैट, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अब वो नहीं रहे हैं जो कभी हमारे टाइम पे थे। ठीक है, सो इसलिए आपको इतना कोई बहुत ज़्यादा इसको बहुत टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कूलली लाइटली अपनी सारी चीज़ें रिवाइज़ करिए। ठीक है, अब
अब मैक्सिमम आप सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में से ही आती है, तो आपके पास सिर्फ एकमात्र बुक ही बचती है पढ़ने के लिए, और वो है एनसीईआरटी। आपका टाइम हमारे टाइम का नहीं है कि हम एनसीईआरटी उठा के धर देते थे अलग, और जितनी दुनिया की बुक्स थी बस वो पढ़ते थे, और आता भी उसी में से ही था। एनसीईआरटी में से कुछ नहीं आता था, और कई सालों तक हमारे जो सीनियर बैचेस जो गए हैं पास आउट होके, उनका वो भी सेम था, जो हमारे बाद जितने बैचेस रहे उनका भी वही सेम था। ये अब कुछ 10 सालों से 11-12 सालों से जो है सीबीएसई ने कई ऐसे पैटर्न्स जो हैं वो चेंज किए हैं, क्वेश्चंस देने का, आंसर्स देने का तरीका। तो आपके पास सिर्फ एकमात्र बुक है एनसीईआरटी पढ़ने को। बहुत अच्छी बात है कि आपके पास, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी में से आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव बात है ये, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना रिवीजन। तो रिसोर्सेज मैंने आपको बता ही दिए। सो फिजिकल जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो हमारा नेचुरल, जो नेचर से जो भी हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, नेचर से जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, वो रिसोर्सेज जो हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है ह्यूमन बीइंग, अब टेक्नोलॉजी का यूज़ कौन कर रहा है? टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। कुछ जो टेक्नोलॉजी है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज, जैसे इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर बेसिकली फैक्ट्रीज में हम कह सकते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है जो कि वो इंस्टीट्यूशन आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि जो वो इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, या जिस इंस्टीट्यूशन में टेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज को एक यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करता है, वो इंस्टीट्यूशन, चाहे वो फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, एजुकेशन सेंटर हो, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो इंस्टीट्यूशन आगे फर्दर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। सो ये यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि कंट्री की आगे इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री का जो डेवलपमेंट है, कंट्री की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें आगे एक्सेलरेट करता है, आगे उसको कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम जाते हैं, ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है समिट्स। कुछ समिट्स हुए हैं नेचर को लेके, रिसोर्सेज को लेके। एक समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जिसे कहा जाता है। नाउ दिस शुड हैपन इन जून 1992। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील, ठीक है। ब्राजील में हुआ था, ज्वाइन बाय मोर देन 100 कंट्रीज। तो बहुत सारी 100 कंट्रीज में ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, और इनका एजेंडा था कि जो है एजेंडा 21 एक्चुअली इसको कहा गया, और इसमें क्या चीज़ें जो है डिसाइडेड हुई थी, एजेंडा 21 इसको कहा गया। डिक्लेरेशन इज साइन बाय वर्ल्ड लीडर, जितने भी 100 कंट्रीज के लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, वो सारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया था एट यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो कि अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है अचीव करना है। अब नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि डेवलपमेंट होगा, हर चीज़ में डेवलपमेंट होना है, बहुत मतलब रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, हर चीज़ में डेवलपमेंट होगा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि डेवलपमेंट इस बेस पे नहीं होगा कि एनवायरमेंट को हम पूरी तरीके से है तबाह कर दें, इस बेस पे डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। डेवलपमेंट होगा, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट नहीं होगा जो एनवायरमेंट को तबाह कर दे, या जो है, और दूसरा कि नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन की नीड को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना है। तो इसीलिए उसको नीड में रखते हुए डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर हमें डेवलपमेंट करना है। इसीलिए जो है ये एक समिट हुआ, एक अर्थ समिट हुआ, जिसको एजेंडा 21 कहा गया, और इसमें ये सारे वर्ल्ड के लीडर्स ने मिलकर ये सारी चीज़ें डिसाइड करी कि हमारा एम क्या है, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज लेड टू द फॉलोइंग। अच्छा, कहीं कहीं पे रिसोर्सेज का डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, लाइक डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, मतलब कुछ इंडिविजुअल की जो है उनको सेटिस्फाइड करने के लिए हम रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, रिसोर्सेज जो है वो कुछ ही बड़े बड़े जो लोग हैं, रिसोर्सेज उनके हाथों में है, ठीक है कि कुछ जो बड़े रिच बिजनेसमैन लोग हैं, जैसे हमारी कंट्री में भी हैं बहुत सारे, अडानी, अंबानी, ये सारे, तो वो जो भी टेक्नोलॉजी जो आती है वो रिसोर्सेज उनके हाथों में है, इन बड़े बड़े लोगों के हाथों में है। कुछ जो छोटे लोग हैं, छोटे जो पुअर है, अब यहाँ पर जो है रिसोर्सेज को लेके सोसाइटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई है, रिच और पुअर की वजह से, ठीक है। इसका आउटकम क्या हो रहा है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिसके वजह से
बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को जो यूज़ करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करने की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या होता है, यानी कि ऑल ओवर द अर्थ पर जो है बहुत सारी एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये मेन तो ये 4 जो हैं इकोलॉजिकल क्राइसिस अर्थ पर आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर का डिप्लीशन और पॉल्यूशन, ठीक है। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आउटकम्स हैं बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो यूज हो रहा है उसके वजह से, ठीक है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथों में जो है चला गया है, वही उसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसके वजह से ये बहुत बड़े बड़े इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल्स हम कुछ देखेंगे अपने। ओके, सो एग्जाम्पल है द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आर रिच इन मिनरल्स। ये जो स्टेट है आपके झारखंड, हमारी कंट्री के छत्तीसगढ़, ये मिनरल रिच है, यहाँ पर कोल है, बट लैक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा लैकिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा ना होने की वजह से ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूज नहीं हो पाते हैं। सेकंड, अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स। अरुणाचल प्रदेश में बहुत है क्योंकि वहाँ से रिवर आपकी जो है बहुत सारी निकल रही है हिल्स पे, बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लेकिन वो रिवर का जो वाटर का जो रिसोर्स है, मतलब वाटर हम एज अ रिसोर्स जो है किस तरह से हम यूज कर पाए उसको, उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यानी कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कैसे यूज करें, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करें, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। राजस्थान इज ऑल्सो वेरी वेल एंडोन्ड विद सोलर एनर्जी एंड द विंड एनर्जी। तो राजस्थान में आपकी सोलर एनर्जी, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, उस हीट को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम उसकी जो विंड एनर्जी है राजस्थान में, वो भी वहाँ पर जो है बहुत अच्छी है। विंड्स वहाँ पर बहुत चलती है, जो गर्म हवाएं होती है उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनर्जी, बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। लेकिन वाटर रिसोर्सेज की वहाँ पर जो है लैकिंग है। सो इन कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें, लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द कंट्री। सो लद्दाख जो है वो हमारे ईस्ट वाले पार्ट से एकदम आइसोलेटेड है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, टोटली कोल्ड डेजर्ट है। नाउ इट हैज़ अ रिच कल्चर हेरिटेज। यहाँ का कल्चर जो है लद्दाख का बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा अच्छा कल्चर है। बट अगेन हम आ जाते हैं, इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर। यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, एंड सम वाइटल मिनरल्स, कुछ मिनरल्स भी जो है यहाँ पर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम आज की बात करें तो अब थोड़ा सा काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पर भी है, लद्दाख में जो है वो अच्छा खासा हो रहा है, और उस डेवलपमेंट के वजह से काफ़ी चीज़ें लद्दाख में अच्छी हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट होना वहाँ पर अभी बाकी है, बहुत ज़्यादा इतना अच्छा खासा डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हुआ है। नाउ दस बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड द लोकल लेवल इज मस्ट। तो ये रिसोर्स का जो बैलेंस होना, यानी कि कहीं पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है। कहीं पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो रिसोर्स जो है इतने अच्छे नहीं है। जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो विंड एनर्जी या वहाँ पर जो हीट वाली एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है, सोलर पैनल्स के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पर वाटर की लैकिंग है, क्योंकि कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर वाटर की जो है नीड रहती है, ठीक है। सो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सारी अराइज होती है रिसोर्सेज को यूज़ प्रॉपरली करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का कुछ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, और इसमें हम ये भी देखेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम स्टेप्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग। स्टेप्स क्या है, रिसोर्स को प्लान करने के लिए, प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, उसको किस तरीके से रिसोर्स पे हम लागू कर सकते हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए रिसोर्स प्रॉपर्ली यूज हो सके, ठीक है। तो फिलहाल हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। वो ये है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है, जो कि मिनरल्स में बहुत रिच है, कोल में, बट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में एज यूजुअल, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वाटर का अबंडेंस है, अच्छा खासा वाटर अवेलेबल है, अगेन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी है तो वाटर रिसोर्स नहीं है। को लद्दाख में अगेन रिच कल्चरल है, लेकिन वहाँ पे डेफिशिएट ऑफ वाटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मिनरल्स भी इतने अच्छे कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए इनको बैलेंस करने की जो है ज़रूरत है। फॉर नीड फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एंड नेशनल लेवल पे भी बैलेंस करना चाहिए, प्लान करने की ज़रूरत है, इसको प्रॉपर प्लान करना है। रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे भी जो भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज अगर हमें अवेलेबल हैं तो उनको भी हमें प्रॉपर प्लान करना चाहिए। और वो प्रॉपर प्लान करने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का, रीजनल जो गवर्नमेंट है, क्योंकि 3 लेवल पे गवर्नमेंट है आपकी, स्टेट, सेंट्रल और लोकल। तो ये तीनों गवर्नमेंट जो है मिल के जो
अभी पढ़ा ना हमने कि जो रिसोर्सेज हैं एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, जो कुछ बड़े बड़े लोगों के हाथ में रिसोर्सेज पर जो कब्जा जमाया हुआ है, तो वो गवर्नमेंट ही उन लोगों के साथ मिलकर जो है रिसोर्स को अच्छे से प्लान कर सकती है, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन एंड वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इन्वॉल्व सर्वेइंग रिसोर्सेज कहाँ पर कितने अवेलेबल हैं, उसके लिए सर्वे होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, क्वालिटेटिव उसकी क्वालिटी देखनी है, ठीक है। साथ ही साथ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, उसकी क्वालिटी देखनी, रिसोर्स की क्वालिटी क्या है, रिसोर्स की क्वांटिटी कितनी है, कितनी कहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है, कहाँ पर कम अवेलेबल है, जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ से ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल्स या कोल या कोई भी चीज़ और उसको यूज़ में ला सकते हैं। जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छे अवेलेबल है तो हम वहाँ से वहाँ उन रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हर रिसोर्स को एक अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, बिना अच्छी टेक्नोलॉजी के रिसोर्स को हम प्रॉपर प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं कर सकते या प्रॉपर यूटिलाइजेशन उन रिसोर्सेज का नहीं हो सकता। स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल यानी कि इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो रिसोर्स प्रॉपरली उस रिसोर्स को कन्वर्ट किया जा सके एक यूजफुल प्रोडक्ट में। ओके, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूशनल का सेटअप होना भी जरूरी है, तभी ह्यूमन बीइंग रिसोर्स को यूज करके इंस्टीट्यूशनल सेटअप कर पाएगा और वो इंस्टीट्यूशनल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ प्लानिंग्स जो हैं करनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, नेक्स्ट अपनी स्लाइड पर हम देखते हैं क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ दे रखा है। सो महात्मा गांधी ने कुछ रिसोर्सेज के लिए भी कुछ इन्होंने वर्ड्स जो हैं, मतलब रिसोर्स के लिए प्लान इन्होंने किया। सो देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, यानी कि रिसोर्स, ये इन्होंने बात कही थी, सही बात है कि जो है हमारे लिए जो अवेलेबल है बहुत रिसोर्सेज जो है वो बहुत अच्छे से एनफ है हमारे लिए, हर किसी के लिए एनफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन किसी के ग्रीड यानी किसी के लालच के लिए रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जो बड़े बड़े हमारी कंट्री में ही स्पेशली, हम अपने दूसरे की बात नहीं करेंगे, अपनी कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो हमारी कंट्री में ही स्पेशली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठेकेदार होते हैं, ठीक है, खासकर बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस जो हैं, जो रिसोर्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा अवेलेबल होता है, ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, तो वो अपने उसके लिए जो है अपने लालच के लिए वो रिसोर्सेज बाहर बेचते भी हैं और विद इन इंडिया भी बेचा जाता है और इंडिया से बाहर भी अपने लालच के लिए बेच के वो लोग पैसा अर्न करते हैं। इसमें कोई छुपाने वाली बात इसमें कुछ इस तरीके की नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए रिसोर्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। बट इररेशनल कंजप्शन, अगर बहुत ज़्यादा इररेशनल कंजप्शन होगा एंड ओवर यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्स में लीड टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो वो रिसोर्स बहुत ज़्यादा अगर ओवर यूटिलाइज होंगे, इररेशनल तरीके से कंजप्शन किया जाएगा, लिए जाओ, बर्बाद किए जाओ, तो रिसोर्स सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एनवायरमेंट में भी प्रॉब्लम्स आएगी और इंसान की सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इन्होंने ही, गांधी जी ने एक इसको जो एक्सप्लेन किया है, ये जो हम जो कोटेशन इन्होंने यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये कोटेशन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस कोटेशन को इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो ये है कि ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब उन्होंने ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स को उन्होंने जो है ये कहा है कि अगर किसी का सेल्फिश नेचर है, अगर किसी का ग्रीडी भरा नेचर है, लालच भरा नेचर है, एक्सप्लॉइट करना चाहता है वो नेचर को एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन, तो यही एक रूट कॉज है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके। अगर उसका सेल्फिश नेचर है, वो लालच से भरा हुआ है, एक्सप्लॉइट कर रहा है नेचर को, तो यही एक रूट कॉज है रिसोर्स के डिप्लीशन होने का, यानी कि रिसोर्सेज के हमारी कंट्री में से खत्म होने का यही एक रूट कॉज है, यही एक रीजन है एट द ग्लोबल लेवल, हमारी कंट्री में भी एंड एट द ग्लोबल लेवल पर भी। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन के वो अगेंस्ट थे एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय द मासेस। इस चीज के वो अगेंस्ट थे, ठीक है, मास प्रोडक्शन के वो अगेंस्ट थे एंड वो ये चाहते थे, वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस, मतलब किसी मतलब बल्क में आप प्रोडक्शन नहीं करें, लेकिन प्रोडक्शन उस हिसाब से हो कि जो लोगों के यूज में, जितना लोग उसको यूज, लोगों की यूज की जरूरत है, मतलब जितनी नीड है उतने ही उसी हिसाब से जो है प्रोडक्शन हो। ये नहीं कि बल्क में प्रोडक्शन कर दिया, किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, रिसोर्सेज को यूज करके बल्क में जो है बनाया जा रहा है, लेकिन वो जो यूज कर रहे हैं वो लोग वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो बच जा रहा है उसे वेस्ट किया जा रहा है, उसे जो है बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इस चीज के अगेंस्ट थे कि इस तरीके से प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए कि जितना मासेस के लिए यूज है, जितना कॉमन पीपल का यूजेस बनता है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है।
सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं. स्टेप्स टेकन एट इंटरनेशनल लेवल फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन. कौन कौन से स्टेप्स जो है लिए गए रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए, रिसोर्सेज को बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स बड़े लेवल पे लिए गए, इंटरनेशनल लेवल पे लिए गए. ठीक है, सो वो हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं. दैट इज पहला अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 1968 में क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन. 1968 में जो है आपका एक क्लब बना था, ठीक है, एडवोकेट्स का. तो यहाँ पर इन रिसोर्सेज को कंजर्वेशन की बात कही गई. 1974 में गांधीयन फिलोसफी वाज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्विशमार इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल. सो गांधी जी के जो व्यूज थे, गांधी जी के व्यूज पर एक जो है स्क्विशमार ने जो है ये एक बुक लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल. उनकी फिलॉसफी के से प्रेरित होकर कि रिसोर्स को जो है कंजर्व करना चाहिए, रिसोर्स को किस तरीके से जो है यूज़ करना चाहिए. सो उसके ऊपर उन्होंने ये एक बुक लिखी थी 1974 में, जो कि काफ़ी फेमस रही. नेक्स्ट हम देखते हैं 1978 में आपकी आई है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट. एक ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मालूम ही है कि हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना चाहिए प्रॉपर फॉर्म में, बट उस वे में कन्वर्ट करना चाहिए कि इट विल नॉट कॉस्ट फॉर एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो. साथ ही साथ फ्यूचर की नीड्स को दिमाग में रखते हुए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखना चाहिए. उसके ऊपर एक ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में यह था कि कमीशन लेटर पब्लिश्ड अ बुक नेम आर कॉमन फ्यूचर. उसी के ऊपर जो है लेटर कमीशन ने जो है अपनी एक बुक पब्लिश करी बाद में रिसोर्सेज के ऊपर, रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, एंड उसका नाम रखा गया नेम्ड आर कॉमन फ्यूचर. हमारा सब का, पूरी अर्थ का एक ही कॉमन फ्यूचर है. अगर हम रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, रिसोर्सेज कंटिन्यूसली जो है डिप्लीट होते रहेंगे, तो हम सब का, पूरी अर्थ का फ्यूचर जो है एक ही होने वाला है. ठीक है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1998 में अर्थ समिट हुआ एट रियो डी जेनेरियो में. ये मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इसमें क्या था क्या नहीं था, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है. ठीक है, सो ये कुछ स्टेप्स थे जो इंटरनेशनल लेवल पे लिए गए रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे अपना लैंड यूटिलाइजेशन देखेंगे. ठीक है, सो लैंड यूटिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, लैंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. नाउ लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस. लैंड जो है वो बहुत सारे फॉलोइंग डिफरेंट पर्पस के लिए लैंड को यूज किया जाता है. अब वो कौन कौन से यूटिलाइजेशन, कौन कौन से फॉलोइंग पर्पस के लिए यूज होता है. लैंड फॉरेस्ट के लिए यूज होता है. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, बैरन लैंड, जो लैंड कल्टिवेशन के लिए नहीं होता है उसे हम बैरन या फिर वेस्ट लैंड कहते हैं. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, वो लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में रखा गया, यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरीके की खेती बाड़ी नहीं होगी, वो लैंड बिल्डिंग्स, रोड और फैक्ट्रीज बनाने के काम आता है. लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस. और इसके अलावा और कौन कौन से पर्पस है इसमें, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड. जो फेलो लैंड होते हैं वो खाली छोड़े जाते हैं, वो अनकल्टिवेबल लैंड होते हैं, उस पर भी किसी तरीके का कोई कल्टिवेशन नहीं किया जाता है. परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड ये वाले कहलाते हैं परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड. ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, ये जो पिक्चर है ये देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, ये जो है ये भेड़ बकरियां आपकी, शीप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं चारा कर रही हैं, इसी को कहते हैं परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. कुछ लैंड जो है वो परमानेंट पैस्चर के लिए छोड़ा जाता है कि भेड़ बकरियां आके वहाँ पे घास फूस खाएंगी, वो स्पेशली छोड़ा जाता है, वो उस लैंड को खाली छोड़ा जाता है पैस्चर के लिए. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप ग्रोव. कुछ लैंड जो होते हैं वो स्पेशली ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स के लिए यूज होते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया. और वो जो लैंड है वो नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं होते हैं. ठीक है, वो ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स के लिए यूज होते हैं. Net zone area, cross zone area. क्या है net zone? That is sown once in a year. Area sown more than once in an agricultural year. Plus the net zone area is known as the gross crop area.
ओके, सो ये ट्रीज लगाने के लिए यूज होता है आपका लैंड अंडर मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप्स के लिए। ग्रूव्स अलग है, यहाँ पे कॉमा आएगा इसके बीच में, ट्रीज क्रॉप्स और ग्रूव के बीच में, ठीक है। तो ग्रूव्स है दो नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। जो नेट सोन एरिया है, सोन मतलब जो बीज जो लगाए जाते हैं उसके कैलकुलेशन में ये वाले जो लैंड है वो नहीं आते हैं, ठीक है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड यानी कि 5 साल तक उस पर किसी भी तरीके का कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, जो एग्रीकल्चरल ईयर्स होते हैं तो वो 5 साल तक वो अनकल्टिवेटेड रहेगा, उस पर किसी भी तरीके का कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम अपने उस पर आते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। अगेन वही है, और कौन कौन से लैंड्स होते हैं हमारे? फेलो लैंड्स होते हैं। फेलो लैंड्स में क्या क्या आता है आपका? करंट फेलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, विदाउट कल्टीवेशन होता है, इस पे ये खाली छोड़ा जाता है। करंट फेलो लैंड जो है कल्टीवेशन ही होता है फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर, लेकिन 1 साल के लिए छोड़ा जाता है इसको अनकल्टिवेटेड, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं, बट 1 साल के लिए इनको अनकल्टिवेटेड जो है इसको छोड़ा जाता है, अनकल्टिवेटेड। नाउ अदर देन करंट फेलो, और इसके अलावा, इस करंट फेलो के अलावा, अदर देन द करंट फेलो लैंड के अलावा और कौन से लैंड है? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। अब ये वो हैं जो कि अनकल्टिवेटेड छोड़े जा रहे हैं आपके, जो 1 से 5 साल के एग्रीकल्चर ईयर्स के बीच में इनको अनकल्टिवेटेड जो है छोड़ा जाएगा। जो आप देख रहे हैं 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, ठीक है। तो ये 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स के लिए होते हैं। जो करंट फेलो लैंड होते हैं वो सिर्फ 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए होते हैं। अभी नेट सोन एरिया क्या होता है? एरिया सोन वो एरिया जो सोन किया गया है, जिसमें बीजें लगाई गई हैं मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, मोर देन वंस, ठीक है। नेट सोन एरिया मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, एक से ज्यादा एग्रीकल्चर ईयर्स के लिए उस पर एग्रीकल्चर किया जाएगा। एंड नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। एक से ज्यादा टाइम के लिए उस पर बीजे वगैरह सोन किया जाएगा, बीजे बोई जाएंगी, बोने को सोन करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। बीजे डाली जाएंगी, उसको सोन किया जाएगा उस लैंड को। एंड प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये आप देख रहे हो यहाँ पर जो है आपकी बीजे वगैरह लगाने के लिए इसको छोड़ा गया है, बीजे लगा के गुड़ाई वगैरह प्लॉगिंग वगैरह करके इसको जो है छोड़ा गया है। तो क्योंकि 1 साल के लिए इसको छोड़ा जाता है। एग्रीकल्चर ईयर्स प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज, जो नेट सोन एरिया वो जो पूरा एरिया है वो एरिया, और एरिया सोन मोर देन 1 ईयर, और वो एरिया 1 साल से ज्यादा जो छोड़ा गया है, खाली छोड़ा गया जो है, बीजे लगा के उसको छोड़ा गया है, उसको कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। उस पूरे को कहा जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, सो ये हमारे कुछ लैंड यूटिलाइजेशन वाली जो चीज़ें हैं कि लैंड को किस किस अलग अलग पर्पस के लिए जो है यूज़ किया जाता है। फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड बनाने के लिए अलग लैंड यूज़ होता है आपका, जैसे कि आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा, ठीक है। दूसरा आपका जो पेस्चर वाले लैंड्स होते हैं वो अलग यूज़ होते हैं। बैरन और वेस्ट लैंड आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा है बैरन एंड वेस्ट लैंड, वो अलग होते हैं, उनको वैसे ही खाली छोड़ा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होते हैं। तो अलग अलग तरीके का लैंड जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि उस लैंड को किन किन यूजेस के लिए जो है लैंड को किस तरीके से जो है यूटिलाइज करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, टाइप्स ऑफ लैंड, नंबर ऑफ ईयर्स इट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। सो जो यहाँ पे बताया गया है टाइप्स ऑफ लैंड, कौन से टाइप के जो आपके लैंड, किस किस टाइप के लैंड्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है टाइप्स ऑफ लैंड एंड नंबर ऑफ ईयर इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। अलग अलग टाइप के लैंड्स यहाँ पर बताए हैं हमने, जिस तरीके से बताया आप यहाँ पर वो लिखोगे कि टाइप्स ऑफ लैंड क्या है और नंबर ऑफ ईयर और कितने ईयर्स के लिए उन लैंड को अनकल्टिवेटेड जो है छोड़ा जाता है, वो आप यहाँ पर सब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ लैंड लिख देंगे सारे, कितने भी जितने टाइप्स के लैंड है, फेलो लैंड है, करंट फेलो लैंड है, ठीक है। फिर उसके बाद नेट सोन एरिया है, मतलब आप अपने ये होमवर्क के लिए मैं आपको दे रही हूँ, वो आप लिखेंगे, और कितने कितने ईयर्स के लिए इसे खाली छोड़ा गया है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वही होता है नेट सोन एरिया, मतलब जितना एरिया सोन किया गया है, मतलब एरिया कल्टीवेटेड वंस इन 1 एग्रीकल्चर ईयर, 1 साल के लिए उसे छोड़ा गया है। एंड एरिया कल्टीवेटेड मोर देन वंस इन 1 एग्रीकल्चर ईयर, और जो 1 साल से ज्यादा ईयर्स के लिए छोड़ा गया है नेट सोन, मतलब एरिया जो कल्टीवेशन करने के लिए जो 1 साल से ज्यादा छोड़ा गया है, वो दोनों को प्लस किया जाता है यहाँ पर, तब आपका आ जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यानी कि टोटल कितना एरिया जो है वो क्रॉप्ड किया गया है, क्रॉप किया गया है मींस उस पे क्रॉप्स जो है वो ग्रो करी गई हैं, तो ये आपका आ जाएगा टोटल। ओके, नेक्स्ट हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स फेस बाय लैंड इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लैंड्स को किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं इंडिया में, प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे।
सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। तो फर्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के जो है हमारे कौन कौन से कॉजेज जो है हमारे हो सकते हैं, ठीक है। हमारे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को कट कर देना, ओवर ग्रेजिंग जो पैस्चर लैंड्स हैं वहाँ पर ज़्यादा शीप्स, गोट्स और गाय भैंसों को चराने के लिए बहुत ज़्यादा लेकर जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ का पूरा जो फील्ड है पैस्चर लैंड और ग्रेजिंग लैंड वाली जो फील्ड है वो पूरी मतलब पूरी घास ही जो है कैटल जो है पूरी चट कर जाए, तो उससे भी जो है आपका लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग। माइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करना, ठीक है। माइनिंग को अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड क्वेरिंग ऑपरेशंस, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारी चीज़ें जो भी होती है माइनिंग वाले प्रोसेस में, तो इससे लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ड्यू टू माइनिंग एंड क्वेरिंग डीप स्कार्स ऑन लैंड। जो माइनिंग और क्वेरिंग वाला जो काम होता है, जिससे खुदाई और ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि डीप इनसाइड ज़मीन के अंदर, बहुत अंदर तक डीप जो है खुदाई की जाती है, तभी जो है वहाँ से कोयला या मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि अर्थ पर या लैंड पर बहुत बड़े बड़े स्कार्स पड़ते हैं। स्कार्स यानी कि निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, खुदाई के टाइम पे। डीप स्कार्स ऑन लैंड विच कैन बी सीन लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। और जिसके वजह से स्कार्स मतलब निशान बहुत ज़्यादा, स्क्रैचेस कहते हैं, स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जिसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। सो मिनरल प्रोसेसिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। मिनरल निकालने का जो प्रोसेस है उस दौरान भी जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है लैंड का डिग्रेडेशन होने में। लैंड जो है डिग्रेड हो रहा है यानी कि लैंड धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नेचुरल फैक्टर्स लाइक विंड एंड वाटर कॉजेज इरोजन ऑफ टॉप सॉइल। और कुछ मतलब इंसान तो जो लैंड डिग्रेडेट कर रहा है लेकिन नेचर तो जो लैंड डिग्रेड कर रही है, नेचर की वजह से जो लैंड को नुकसान हो रहा है या एनवायरनमेंट को नुकसान तो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इंसान भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सो नेचुरल जो फैक्टर्स हैं उसमें विंड और वाटर इरोजन, विंड इरोजन या वाटर इरोजन जो है उसके वजह से क्या होता है, जो ऊपर की टॉप सॉइल होती है जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कही जाती है, वो टॉप सॉइल जो है पूरी वॉश्ड हो जाती है, ठीक है। हैवी रेनफॉल की वजह से, अगर वहाँ पर पेड़ बहुत कम है तो हैवी रेनफॉल होगी तो टॉप सॉइल पूरी जो है वॉश्ड हो जाएगी वहाँ से, और जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन वो कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज हैं लैंड डिग्रेडेशन के। कम टू द नेक्स्ट कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। एरिया वेयर लैंड डिग्रेडेशन हैज अकर्ड। तो कॉजेज देखेंगे हम लैंड डिग्रेडेशन के, और हम ये देखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन जहाँ पे किन किन जगहों पर, किन किन प्लेसेस पे, किन रीजंस की वजह से लैंड डिग्रेडेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। हम यहाँ पे ये देखना है हमें कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और क्या कॉजेज है लैंड डिग्रेडेशन की, क्या रीजंस हैं, मतलब क्या ऐसी वहाँ पे चीज़ हो रही है जिसकी वजह से उन प्लेसेस पे लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले जो एरिया है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का, जहाँ पर माइनिंग और क्वेरिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वेरिंग हो गई, जो अंदर से मट्टी, पत्थर, स्टोन्स जो निकाले जाते हैं। तो माइनिंग तभी होगी जब क्वेरिंग होगी, जब खुदाई होगी, खुदाई को ही आपकी क्वेरिंग कहा जाता है। खुदाई के टाइम पर जो है मतलब माइनिंग जब हो रही है, नीचे से मिनरल्स निकाले, माइनिंग क्यों, माइनिंग किस लिए होती है, मिनरल्स निकालने के लिए, ठीक है। तो मिनरल्स कैसे निकाले जाएंगे, जब क्वेरिंग होगी। क्वेरिंग कैसे होगी, खुदाई जब होगी तो उसमें से स्टोन्स निकाले जाएंगे, बालू यानी मट्टी अंदर से निकाल के यहाँ बाहर फेंकते हैं, स्टोन्स निकाल के फेंकते हैं, पत्थर बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं अंदर जमीन के, वो निकाल के फेंके जाते हैं। फिर वो उन अलग अलग कुछ डिफरेंट टाइप के स्टोन्स भी निकलते हैं, प्रीशियस स्टोन्स भी निकलते हैं। जब खुदाई क्वेरिंग वगैरह होती है तो प्रीशियस स्टोन्स भी मिलते हैं, रेड स्टोन्स जो नग वगैरह के लिए जो यूज होते हैं ना, क्या होते हैं, नीलम, मणि, ये सारी चीजें जो होती हैं इनको प्रीशियस स्टोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें निकलती हैं जमीन के नीचे से, तो उनके अलग अलग यूज के लिए बाद में उनको अलग अलग एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े बिग पत्थर होते हैं उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भेज दिया जाता है। जो बालू वगैरह निकल रही है, मट्टी निकल रही है, वो जो है मट्टी, वो बालू जो होती है, रेता, वो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम आती है। उनको बोरियों में भर के डिफरेंट प्लेसेस में जो है भेज दिया जाता है, ठीक है। सो इसी तरीके से बाद में फिर खुदाई होते होते, क्वेरिंग होते होते जो है अंदर कोल वगैरह, मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेरिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीज़ है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। लैंड इससे बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है, ख़राब होता है। दूसरा है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वाटर लॉगिंग ड्यू टू ओवर इरीगेशन। बहुत ज़्यादा इरीगेशन, कई बार पंजाब, हरियाणा वाले और यूपी वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा जो है इरीगेशन के अंदर बहुत ज़्यादा खेतों में पानी या ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, इतना पानी दे देते हैं कि वहाँ पर पूरा दलदल हो जाता है, वाटर लॉगिंग की सिचुएशन हो जाती है, दलदल जैसा पानी भरा रहता है वहाँ पे, कॉजिंग इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलैनिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन में नमक की तादाद और एल्कलैनिटी, एल्काइन जो एक मिनरल होता है वो ज़मीन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और वो दोनों ही चीज़, सलाइन वाटर, सैलिनिटी जो है वो भी नुकसान वाली चीज़ है, क्रॉप्स के लिए नुकसान है, और एल्कलाइन जो है बहुत ज़्यादा
कोई भी मिनरल क्रॉप्स के लिए या इंसान के लिए या एनिमल्स के लिए, कोई भी चीज़ बॉडी में कोई भी मिनरल हो गया, न्यूट्रिएंट कुछ भी हो गया, कोई अच्छा विटामिन न्यूट्रिएंट्स भी हो गया, तो वो भी बहुत ज़्यादा अगर शरीर में बहुत ज़्यादा अगर कुछ लोग जो है इनटेक कर रहे हैं किसी प्रॉपर मिनरल का, तो वो भी जो है वो नुकसान देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लैंड को भी नुकसान करता है। जब बहुत ज़्यादा सलाइन की जितनी ज़रूरत है उतना होना चाहिए, अल्काइन मिनरल है जिसकी ज़रूरत है उतनी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओवरग्रेजिंग। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिली स्टेट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे जो है ओवरग्रेजिंग बहुत ज़्यादा कई बार करी जाती है। जो कैटल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैस्चर लैंड में, ग्रेजिंग लैंड में छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। कैटल्स जो है खाते रहते हैं, घास को खाते रहते हैं, वो चराने के लिए लेकर जाते हैं। ठीक है, पैस्चरिंग के लिए लेकर जाते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग की वजह से वो भी लैंड उससे डिग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजिंग रिटार्डेशन ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होती है तो वहाँ पर जो गंदा पानी को यूज़ होता है प्रोडक्ट्स को धोने के लिए, मशीन्स को धोने के लिए, पानी का तो यूज़ हर इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, हर जगह होता है। तो कुछ वाटर ऐसा होता है जो वो गंदा वाटर होता है। ठीक है, वो गंदा पानी जो है वो लोग ऐसी ज़मीन पे मतलब लैंड पे छोड़ देते हैं, गंदा पानी। कुछ इंडस्ट्रीज़ में पानी का यूज़ ऐसा होता है कि बाद में वो पानी जो है गंदा होके उसको निकालना होता है, इनफिल्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, वाटर इनफिल्ट्रेशन के दौरान वो पानी जो है जमीन पे छोड़ दिया जाता है। मतलब इंडस्ट्री के बाहर कोई खुला मैदान है, इंडस्ट्री वहीं सेटअप करी जाती है जहाँ पे ओपन एरिया होता है, ओपन मैदान होता है, वहाँ छोड़ देते हैं वो लोग पानी, जिससे सॉइल जो है वो गंदी होती है। वाटर इन्फिल्ट्रेशन इनटू सॉइल, तो सॉइल में वो वाटर इन्फिल्ट्रेशन का वाटर जो है, पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है इन पॉकेट्स ऑल ओवर इंडिया। और ये काम जो है मैक्सिमम होल ऑफ द कंट्री, हमारी पूरी कंट्री में ये काम जो है होता है, जहाँ जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अपनी कुछ सॉइल्स देखेंगे, स्टेट्स देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी हमारी सॉइल्स हैं, हमारी कंट्री में कौन कौन सी सॉइल्स हैं, और वो सॉइल जो है हमारी कौन कौन से स्टेट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में हमारी वो सॉइल हैं। उसके बाद सॉइल का टेक्सचर देखेंगे हम, साथ ही साथ सॉइल के टेक्सचर के साथ सॉइल किस चीज़ में डेफिशिएंट है, सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, उन सॉइल में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, और उन सॉइल्स के स्पेशल फीचर क्या हैं। तो नंबर 1 हमारी आ जाती है आपकी एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल जो है वो आपकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत ही बड़े पैमाने पे एल्यूवियल सॉइल है, क्योंकि गंगा, यमुना, पूरे प्लेन रीजन से ये हमारी 2 बड़ी रिवर जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होकर निकलती हैं। तो यहाँ पर एल्यूवियल जो है बहुत ज़्यादा बनता है। एल्यूवियल बनते थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो एल्यूवियल सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस सॉइल का टेक्सचर कैसा है। तो सॉइल का जो टेक्सचर है वो सैंडी है, लोम टू क्ले, यानी कि क्ले टाइप वाली सॉइल है। जो क्ले के लिए हम लोगों ने बचपन में ना क्ले से डिफरेंट चीज़ें वर्क एक्सपीरियंस में बनाई होती है ना, खिलौने क्ले से बनते हैं, तो वैसी क्ले वाली सॉइल है। और क्ले से थोड़ी पहले जो सॉइल, मतलब सैंडी सॉइल भी है अवेलेबल, लोमी सॉइल भी अवेलेबल है। लोमी सॉइल क्या होती है, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल की बीच का जो टेक्सचर बनता है वो लोमी सॉइल होती है। वो ना ही प्रॉपर सैंडी सॉइल में आती है, ना ही प्रॉपर वो क्लेई सॉइल में आती है। ठीक है, जो आपके एरिया के आसपास जहाँ पर आपने अपने घरों के बाहर क्यारी वगैरह लगाई होंगी, पेड़ पौधे लगाए होंगे, वहाँ पे जो सॉइल यूज होती है दैट इज लोमी सॉइल। डेफिशिएंट किस चीज़ में होती है, किस चीज़ की कमी होती है इन सॉइल में। तो इन सॉइल में बेसिकली नाइट्रोजन नहीं होता है, फॉस्फोरस नहीं होता है, एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। तो जो एल्यूवियल सॉइल है उसमें आपकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंट होते हैं मतलब ये जो मिनरल है ये एल्यूवियल सॉइल में कम पाया जाता है। इनमें कौन सी क्रॉप ग्रो हो सकती है एल्यूवियल सॉइल में, शुगर केन है, पैडी है, वीट है, और आपके सेरल्स, ऑल द सेरल्स। सेरल फीचर क्या है, ये हाईली फर्टाइल सॉइल है। एल्यूवियल सॉइल जो है हमारे पूरी देश की सबसे ज्यादा हाईली फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल तो बहुत ईजी है, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है कि ब्लैक सॉइल किसके फॉर्मेशन से बनती है, ब्लैक सॉइल पे कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, बहुत बार मैंने आपको बताया। ब्लैक सॉइल बेसिकली जो है आपकी कहाँ पाई जाती है, और वो जो ब्लैक सॉइल जो बनती है, जहां पर वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, वो किस रीजन से ब्लैक सॉइल बनती है, और वहां पे कौन सी ऐसी चीज होती है, उन प्लेस में कौन सी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से वो ब्लैक सॉइल बनती है। तो उन प्लेस पे कौन सी ऐसी चीज होती है, सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे, जिसके वजह से जो है वहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो वॉल्केनिक इरप्शन से आपकी ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा बनती है, और ये आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ब्लैक सॉइल बहुत है। ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छी चीज जो ग्रो होती है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ कॉटन। कॉटन ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो होता है, और ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है वॉल्केनिक इरप्शन से, जो कि बहुत सालों पहले तक जो है इन सारे एरियाज में जो है, ये जो आप एरियाज देख रहे हैं इन सारे एरियाज में वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था।
सॉइल, ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये क्लेई टाइप मटेरियल होता है। क्ले आपने देखी होगी, ब्लैक क्ले होती है, ब्राउन क्ले भी होती है और एक ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक क्ले भी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? इसमें भी ह्यूमस की कमी होती है, डेफिशिएट है, नाइट्रोजन डेफिशिएट है और पोटेशियम डेफिशिएट है। कॉटन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सिट्रस फ्रूट यानी संतरा, नींबू, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। सिट्रस फ्रूट, टोबैको बहुत अच्छा ग्रो होता है यहाँ पे। मेड अप ऑफ लावा फ्लो, ये मैंने आपको बता दिया। जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्लैक सॉइल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि लावा जो बाहर निकलता है उसी से ब्लैक सॉइल बनती है। और ब्लैक जो स्टोन्स होते हैं या ब्लैक पत्थर आप कह लीजिए, वो भी इसी से बनते हैं। नेक्स्ट कम टू द रेड एंड येलो सॉइल पर हम आते हैं। रेड एंड येलो सॉइल जो कि आपकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स में आपके ये बनते हैं। फाइन ग्रेन्ड होते हैं, ये बहुत महीन ग्रेन्ड होती है। दो तरीके के ग्रेन्ड होते हैं, एक होते हैं आपके फाइन ग्रेन, दूसरे होते हैं कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, फाइन ग्रेन होते हैं बहुत महीन कही जाती हैं। कोर्स ग्रेन होते हैं जो मोटे मोटे कंकड़ों वाली जो मिट्टी होती है वो कही जाती है। तो ये भी क्लेई टू लोमी सॉइल होती है। क्लेइश टाइप की रेड और येलो सॉइल होती है। और येलो सॉइल में, इसमें येलो में फॉस्फेरिक एसिड की डेफिशिएट होता है इसमें, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की डेफिशिएंसी होती है इसमें, और ह्यूमस की डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद अच्छा, ये आपकी येलो सॉइल में भी आपका कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता है, नॉट मोर देन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा कॉटन ग्रो होता है। उसके बाद पल्सेस, ठीक है, पल्सेस हो गई, मिलेट्स हो गए, आपके ऑयल सीड हो गए, पोटैटो हो गए, मेज हो गए, ग्राउंडनट हो गया, ये सारी चीज़ें इस सॉइल में, येलो या रेड सॉइल में। येलो और रेड सॉइल दोनों अलग अलग सॉइल्स हैं, लेकिन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स इन सॉइल की एक जैसी हैं, सेम है, ठीक है। ग्रो होते हैं फॉर्म्ड अंडर वेल ड्रेन्ड कंडीशन। और ये सॉइल जो है बेसिकली ये सॉइल वेल ड्रेन्ड कंडीशन में फॉर्मेशन इस सॉइल का होता है। वेल ड्रेन्ड यानी कि वेल ड्रेन यानी इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर इनको चाहिए, तो ये सॉइल अच्छे से ग्रो करती है, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल्स पे आते हैं, और अभी क्योंकि सॉइल्स हमारी और है, नेक्स्ट सॉइल है हमारी आती है लेटराइट सॉइल, जो कि हमारी पाई जाती है आपकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश में। लेटराइट सॉइल रेडिश ब्राउन इन कलर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए लेटराइट सॉइल का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। अच्छा, एक चीज़ और, रेड सॉइल जो यहाँ पर आपकी लिखी है, इस रेड सॉइल, प्रॉपर जो रेड सॉइल है वो आपकी गोवा वगैरह में, यहाँ पर कॉर्नर्स में, बॉम्बे में जो बीचेस वाले एरिया है, सबसे ज़्यादा रेड सॉइल जो है गोवा में ज़्यादा होती है। वहाँ पर भी आयरन ऑक्साइड, जो रेड सॉइल है उसमें आयरन, उसमें भी आयरन की जो है मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो रेड इन कलर होती है, ठीक है। लेटराइट सॉइल थोड़ी रेडिश ब्राउनिश होती है, ब्राउन होती है, रेडिश ब्राउन होती है इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। सेम प्लांट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंट रहती है, डेफिशिएंट होता है इस सॉइल में। कैश्यू नट्स एंड टी प्लांट्स इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है, केरला में है, तो आपको मालूम है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में आपके जो टी का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। जो इसके स्पेशल फीचर्स हैं द पेबली क्रस्ट फॉर्म ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ द वेट एंड ड्राई पीरियड्स, ठीक है। सो पेबली क्रस्ट है इसका, पेबल्स जो है जिसका लेटराइट सॉइल का जो क्रस्ट है ऊपर का, क्रस्ट फॉर्म्ड ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ वेट एंड ड्राई पीरियड्स। वेट और ड्राई पीरियड के टाइम पर इसका फॉर्मेशन होता है, स्पेशल फीचर है ये इसका फॉर्मेशन वेट और ड्राई पीरियड में होता है, जब भी वेट और ड्राई सीजन होता है उस टाइम पे, और थोड़ा पेबल्स टाइप, इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे पेबल्स टाइप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल, अच्छा, एरिड सॉइल है आपकी वेस्टर्न राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में अवेलेबल रहती है। एरिड है क्योंकि ड्राई सीजन रहता है, ड्राई एरिया रहता है राजस्थान में, और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में, पंजाब के कुछ थोड़े बहुत पार्ट्स में ड्राई रहता है, तो ये एरिड सॉइल वहाँ पाई जाती है। सैंडी इन टेक्सचर, सैंडी टाइप होती है। सलाइन इन नेचर, सलाइन रहता है इस सॉइल में। और ह्यूमस और मॉइस्चर जो है इस सॉइल में डेफिशिएंसी होती है ह्यूमस और मॉइस्चर की। लेकिन बच्चा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डेफिशिएट मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया है, ठीक है, तो डेफिशिएट के बारे में लेकिन नहीं आएगा कि कौन सी सॉइल में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है। आपसे यही पूछा जाएगा कि उस सॉइल में कौन सी चीज़ पाई जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली लिखना था इसमें कि कौन सी जो है न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, कि सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट वो डेफिशिएट लिख दिया गया है यहाँ पर। तो ह्यूमस और मॉइस्चर की इसमें डेफिशिएंसी रहती है, कमी रहती है, लेकिन आपको ये नहीं आएगा। आपको ये लिखना है कि एरिड सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है एरिड सॉइल में आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो एरिड सॉइल है, एरिड सॉइल में आपका जो है सॉइल कंटेन कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट। इसमें जो है आपका जो सॉल्ट है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। सॉल्ट इसमें जो है बहुत अच्छा पाया जाता है, सॉल्ट, और जो कि हमने सैलाइन यहाँ पर लिखी दिया है, ठीक है, क्योंकि इस सॉइल में सैलाइन यानी कि सॉल्ट बहुत अच्छा होता है।
सॉइल टेक्सचर में हमने लिख दिया है, ठीक है। क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती है आपकी बार्ले, व्हीट एंड मिलेट्स हैं। हाई सॉल्ट इसके स्पेशल फीचर्स हैं, कैल्शियम कंटेन रहता है इस सॉइल में। नेक्स्ट आती है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट जो सॉइल होती है वो ज़्यादातर ऑब्वियसली बात है आपके माउंटेन एरिया में ज़्यादा पाई जाएंगी, हिमालय, ईस्टर्न घाट एंड द तराई रीजन्स। तो यहाँ की जो सॉइल है ऑब्वियसली यहाँ की लोमी और सिल्टी इन वैली साइड्स, जो वैली की साइड्स है यानी वैली के जो किनारे हैं वहाँ पे सिल्टी सिल्टी सॉइल रहती है ये, और बाकी इधर उधर वाले एरिया में लोमी है, ठीक है। एंड कोर्स ग्रेन्ड है यानी कि मोटे 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 इसमें ग्रेन्स जो हैं थोड़े से मोटे पाए जाते हैं इन द अपर स्लोप। जो अपर स्लोप है वहाँ पे कोर्स ग्रेन होता है। पोटैश नहीं होता है इसमें, फॉस्फोरस एंड लाइम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, डेफिशिएट है। स्पाइसेस यहाँ ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। टीक ट्री जो है ग्रो किया जाता है, टीक इज़ यूज फॉर फर्नीचर्स। एप्पल, आपको मालूम है माउंटेन्स में जो है एप्पल सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि यहाँ की सॉइल एप्पल ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल पाई जाती हैं। ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे ग्रो होते हैं आपके माउंटेन सॉइल में, तो ड्राई फ्रूट्स के लिए भी यहाँ की सॉइल बहुत अच्छी सुटेबल मानी जाती है। एसिडिक रहता है इस सॉइल में, एसिडिक वाले जो फीचर्स हैं वो इस सॉइल में ज़्यादा रहते हैं। ओके, नाउ हम आते हैं कुछ आपके क्वेश्चंस और आंसर्स में हम आएंगे अब कुछ इस तरीके से, और वो क्वेश्चंस है आपका, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। कौन से स्टेप्स हैं रिसोर्स प्लानिंग में जो इन्वॉल्व रहते हैं स्टेप्स, और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब रिसोर्स की प्लानिंग जो है करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सो इन क्वेश्चन आंसर्स को हम थोड़ा सा देखेंगे। So steps for the resource planning, identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping, qualitative, ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। स्टेप्स फॉर द रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं। क्वालिटी देखना इंपॉर्टेंट होता है, और क्वांटिटी देखना इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेशन, इन सबका एस्टिमेशन लगाना चाहिए, मेजरमेंट करना चाहिए ऑफ द रिसोर्सेज का कि कहाँ ज़्यादा अच्छे अवेलेबल, इसकी किस हिसाब से इसकी अवेलेबिलिटी है और किस तरीके से जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक मैपिंग होनी चाहिए रिसोर्सेज की, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, वो सारी चीज़ें सर्वे होना चाहिए उन सब चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो भी प्लानिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी अच्छे तरह से यूज़ की जानी चाहिए, टेक्नोलॉजी को स्किल होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। एंड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जिससे कि जो रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स बनाए गए हैं वो उस इंस्टीट्यूशन पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट किए जा सके, ठीक है। तो हम उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकें उस इंस्टीट्यूशन की हेल्प से, और वो आगे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो काम आए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारे स्टेप्स हैं, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मतलब हमें जो रिसोर्स की जो प्लानिंग करनी है वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट के, नेशन के डेवलपमेंट के लिए जो हम प्लान्स बनाते हैं वो रिसोर्स के डेवलपमेंट के प्लान्स दोनों एक दूसरे से मैच करने चाहिए। ये नहीं कि रिसोर्स के डेवलपमेंट के प्लान्स हम कुछ और बना रहे हैं, वहाँ कुछ और बन रहे हैं, और नेशन के डेवलपमेंट के प्लान्स कुछ और बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि दोनों, जब नेशन को डेवलपमेंट के लिए हम प्लान्स बना रहे हैं तो प्लान्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि उससे रिसोर्स का डेवलपमेंट भी हो, या हम रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए अगर हम प्लान बना रहे हैं तो उससे नेशन का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंस फॉर द रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग की इंपॉर्टेंस या रिसोर्स प्लानिंग को करने के लिए मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज का प्लान करना क्यों इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द वेरियस रिसोर्सेज प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। हमें हेल्प करता है वेरियस रिसोर्सेज जो डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट रीजन्स में, कंट्री में, हमारी कंट्री में डिफरेंट रीजन्स में अवेलेबल है, इसको आइडेंटिफाई करने में। हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करने में हमें हेल्प करता है। हेल्पिंग कीपिंग ट्रैक ऑफ रिमेनिंग रिसोर्सेज, जो रिमेनिंग रिसोर्सेज हमारे पास रह गए हैं, जो इतना यूज में नहीं आ रहे हैं, उनको भी ट्रैक करने में हेल्प करता है। हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, साथ ही साथ वेस्टेज जो रिसोर्सेज का हो रहा है उसको भी ट्रैक करने में जो है हेल्प करता है कि हम जो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं, हम उन रिसोर्सेज को का वेस्टेज जो है अगर हम प्लान करेंगे तो उन रिसोर्सेज का वेस्टेज जो है वो हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग करना क्यों जो है वो ज़रूरी है। What percentage of land in India consisted of fertile plains? कितना परसेंटेज लैंड है जो हमारे पास है इंडिया में जो कि फर्टाइल प्लेन्स हैं, कितना परसेंटेज लैंड है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताएंगे कितना परसेंटेज ऑफ लैंड है जो कि हमारे पास फर्टाइल प्लेन्स हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमारा मैप दिया हुआ है और मैप को देख के हमें ये बताना है कि
ये क्वेश्चन जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिकली पिक्चर नहीं मैप बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आया था आपका सीबीएसई के एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, क्लास 10th का। एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन विच रीजन, कौन से रीजन में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ये ABC दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A और आपके B, यहाँ पर भी दिया हुआ है, मैप में भी दिया है B और C, ठीक है। तो कौन से एरिया में आपके एल्यूवियल सॉइल जो है पाई जाती है, कौन से रीजन में। तो बट ऑब्वियस कि A है इसका आंसर, क्योंकि ये आपका पंजाब हरियाणा यूपी वाला पूरा पार्ट है। तो पंजाब हरियाणा यूपी वाले इस वाले पूरे पार्ट में आपकी एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। ए इज़ हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया, हरियाणा पंजाब और यूपी वाला पोर्शन। अभी यहाँ जो ए जो स्पेशली जो मार्क किया है वो पंजाब और हरियाणा है, ठीक है। तो अगर ये होता कि भाई पूरा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से अगर पंजाब हरियाणा डेक्कन प्लेट्यू रीजन हिमालय रीजन अगर ये ऑप्शन जो हैं ये लिखे हुए आए हैं तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा आपका पंजाब और हरियाणा वाला आंसर हो जाएगा। अगर पंजाब और हरियाणा के साथ यूपी भी लिखा हुआ आता तो यूपी वाला पार्ट भी हो जाता, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि यूपी में भी आपका पूरा एल्यूवियल सॉइल, इस वाले पार्ट में आपकी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट राणा प्रताप सागर डैम इज सिचुएटेड। तो राणा प्रताप सागर डैम जो है कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये आपसे पूछा गया है। ए जो आपका जो बनाया हुआ है, ये मार्क जो बनाया हुआ है दैट इज गुजरात दिखाया हुआ है। बी आपका राजस्थान, और सी यहाँ पे जिस जगह ये बना रहे हैं ये बीच में ये जो दिखाया जा रहा है ये, तो ये आपका आ जाता है उत्तराखंड वाला पार्ट, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाता है हमारा बी, इसका आंसर है दैट इज राजस्थान में आपका राणा प्रताप सागर डैम जो है वो सिचुएटेड है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कवर्ड अंडर ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल में ब्लैक सॉइल से कौन सा एरिया, कौन सा रीजन कवर्ड है, ABC में से कौन सा रीजन जो है वो ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। तो आंसर आ जाइए आपका, तो ब्लैक सॉइल से ज़्यादातर ऑब्वियसली सी पार्ट जो है वो कवर्ड है, क्योंकि इस एरिया में जैसे मैंने आपको बताया वॉल्केनिक इरप्शन से ही ब्लैक सॉइल बनती है। तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला, क्योंकि ये पार्ट है पूरा आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला पार्ट है, और इस पार्ट में जो है आपके वॉल्केनिक इरप्शंस कहीं ज़माने में कभी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में जो है बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे। तो इस पार्ट में इसलिए ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनी बडी ग्रीड्स। किसी के लालच के लिए रिसोर्सेज नहीं बनाए गए हैं, या नेचर ने हमें किसी के लालच के लिए रिसोर्सेज नहीं दिए गए हैं, बल्कि एवरीबडी, हर इंसान के लिए नेचर ने रिसोर्सेज एनफ क्वांटिटी में दिए हुए हैं। तो ये बात किसने कही थी। तो आंसर इज ए, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। व्हाट इज एजेंडा 21 क्या था, व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव। तो एजेंडा 21 ये था कि साइन किया था वर्ल्ड के लीडर्स ने 1992 में, 100 कंट्रीज के लीडर ने 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था। उसमें इन कंट्रीज ने इस बात पे साइन किया था, जो कि हुआ था ये हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। एम था इसका अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है अचीव करना है। मीन्स टू से कि हमें फ्यूचर के लिए जो रिसोर्सेज है वो इस तरीके से यूज़ करने हैं कि फ्यूचर के लिए भी वो रहें, और साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट को भी नुकसान बिल्कुल ना करें। इस तरीके से हमें रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो इसमें 100 कंट्रीज़ के ग्लोबल लीडर्स ने इस पर साइन किया था। ऑब्जेक्टिव कॉम्बैक्ट एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होना चाहिए, पॉवर्टी को खत्म करना है, इसमें डिसीजेज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी डिसीजेज हैं, जो ग्लोबली डिसीजेज हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको खत्म करना है। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर जो भी ग्लोबली इंटरनेशनली वर्ल्ड में, मतलब पूरी अर्थ पर जो भी नीड्स हैं, लोगों की जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करना है, उनको प्रोवाइड करना है, उनकी नीड्स को पूरा करना है, और हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना है। मतलब कि अगर कोई कंट्री ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रही है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस चीज़ को कम करे। मतलब वो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पर यही है कि अगर 100 कंट्रीज़ ने जब साइन किया तो 100 में से मतलब ये नहीं कि 70 या 75 कंट्रीज़ जो हैं वो इस एजेंडा को फॉलो कर रही हैं, वही 25 कंट्रीज़ जो है इस एजेंडा को फॉलो नहीं कर रही हैं, कार्बन एमिशन कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रही है, सब बहुत बहुत एनवायरनमेंट को नुकसान कर रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, जब ऐसा नहीं। और साथ ही साथ सिर्फ 100 कंट्रीज़ के लीडर ने जो साइन किया उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और भी जो कंट्रीज़ है उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन्होंने ये कहा था कि हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम एक साथ शेयर करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं अब हम वो देखेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। फॉरेस्ट के बारे में है, डिफरेंट फॉरेस्ट हमारी कंट्री में जो अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डिप्लीशन कैसे हो रहा है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, ठीक है, और ओवर यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे फॉरेस्ट की क्या हालत थी। वे चैप्टर में वैसे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको अभी रिसेंट में 2-3-4 महीने पहले।
दूसरा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे रहा, वाइल्ड लाइफ किस तरीके से होने चाहिए और ब्रिटिशर्स के टाइम पे किस तरीके की वाइल्ड लाइफ की हालत थी, वाइल्ड लाइफ को हमें कैसे कंजर्व करना है, स्टेप्स गवर्नमेंट ने आज के टाइम पे कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, बायोस्फीयर्स को ले, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ली, ठीक है, फॉरेस्ट के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई, ठीक है, सर इसका टाइगर रिजर्व्स, बहुत सारे रिजर्व्स टाइगर रिजर्व्स वगैरह खोले टाइगर्स को बचाने के लिए, एलिफेंट को बचाने के लिए, वन हॉर्न राइनोज को बचाने के लिए, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कम करा, कंस्ट्रक्शंस को जो है कम करने के लिए ट्राई किया जा रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, हंटिंग तो पूरी तरीके से हंटिंग और पोचिंग जो है बैन हो गई है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि पेड़ को जितना ज़्यादा काटा जाएगा उतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, फॉरेस्ट में आग क्यों लग रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डे बाई डे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करना है और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को भी कम करना है, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में अब हम आगे पढ़ेंगे। सो आई हैव गिवन, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर है। ये है आपकी नेक्स्ट स्लाइड, तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये हम देखेंगे। नाउ इन 1960 एंड 1970, पहले बात तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की वजह से हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो बनता है, अलॉन्ग विद ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के अलावा जितने और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं फॉर्म एन कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, तो एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट जो है यहाँ पर हम फ्लोरा एंड फौना भी कह सकते हैं, लेकिन फ्लोरा एंड फौना जो है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, फ्लोरा में आपके सारा वेजिटेशन आ जाता है, ठीक है, फोना में आपके सारे एनिमल्स आ जाते हैं, वाइल्ड रिसोर्सेज में भी, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में भी सारे एनिमल्स आ जाते हैं, नो डाउट, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड अदर लिविंग बीइंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो कि इस सब चीज़ में इंक्लूड होते हैं। तो 1960 एंड 70 कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, तो कुछ कंजर्वेशनिस्ट थे, यानी कि जो फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहते थे, कुछ वो लोग थे जिन्होंने डिमांड करी कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दिया जाए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन दिया जाए और उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स जो है बनाए, हमारी गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाएँ। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड 1972 में, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया, ठीक है, एंड विद वेरियस प्रोविजंस, अलग अलग प्रोविजंस उसमें रखे गए, एंड प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, वो हैबिटेट यानी वो नेचुरल एनवायरनमेंट जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसमें फॉरेस्ट भी था, अलग अलग डिफरेंट फॉरेस्ट की ट्रीज की डिफरेंट स्पीशीज़ थी और एनिमल की भी डिफरेंट अलग अलग स्पीशीज़ थी, स्पेशली वो स्पीशीज़ ज़्यादा थी जो एक्सटिंक्ट हो रही है, जो एंडेंजर स्पीशीज़ है, ठीक है, एंड ऑल इंडियन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड, और इंडिया ने वो लिस्ट बनाई, उन स्पीशीज़ की लिस्ट बनाई जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत वाकई में है, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन, एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड, एक ऐसी लिस्ट जो है पब्लिश करी गई कि जो एनिमल्स या जो ट्रीज़ या जो स्पेशल काइंड ऑफ ट्री की स्पीशीज़ है, स्पेशल स्पीशीज़, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लिस्ट जो है वो निकाली गई। सो क्या प्रोग्राम्स थे? The thrust of the program was toward protecting the remaining population of a certain endangered species. प्रोग्राम्स में कुछ जो एंडेंजर स्पीशीज़ थी, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि कुछ एंडेंजर स्पीशीज़ थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम्स बनाए गए, ये चलाए गए, प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर स्पीशीज़, पॉपुलेशन जो रिमेन पॉपुलेशन जो रह गई है एंडेंजर स्पीशीज़ की, कुछ तो जो थी खत्म ही हो चुकी थी, बाय बैनिंग हंटिंग को बैन करके जो रिमेनिंग पॉपुलेशन एनिमल्स की रह गई थी उनको एंडेंजर स्पीशीज़, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, लीगल प्रोटेक्शन दिया गवर्नमेंट की तरफ से, लीगल उनको प्रोटेक्शन मिला कि अगर इनको कोई मारेगा, कोई इनका गलत यूज़ करेगा, कोई भी हंटिंग करेगा, पोचिंग करेगा, इस तरीके की चीज़ें करेगा, तो उसके ऊपर लीगल गवर्नमेंट की कार्रवाई की जाएगी, इवन उसको पकड़ के उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, ये होती है लीगल कार्रवाई। एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, यानी कि एनिमल्स का ट्रेड करना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। Subsequently, central and the many state government established national parks and wildlife sanctuary about which you have already studied. So, कुछ states ने क्या किया, इसी के चलते जो है कुछ आपके नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है अपने एरिया में, अपने स्टेट में बनाई गई, जिसके बारे में आप ऑलरेडी इसी चैप्टर में आप प्रीवियसली मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, दीज आर ऑल्सो आर प्रोग्राम। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, कुछ प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाले, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड, और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स, ये ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि बहुत
ज़्यादा उन एनिमल्स के लिए, सॉरी, ये जो प्रोजेक्ट्स थे बहुत ही स्ट्रिक्टली इन प्रोजेक्ट्स को जो है फॉलो भी किया गया, जो गवर्नमेंट ने कुछ जो आपके प्रोजेक्ट्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए इनको लेके, ठीक है। और ये एनिमल्स कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो बहुत ज़्यादा थ्रेटन किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इन एनिमल्स का यूज़ हो रहा था, ठीक है। एंड दैट इज़ द टाइगर, द वन हॉर्न राइनोज, मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया था, कश्मीर स्टैग और हैंगोल, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, 3 तरीके के क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो हैं, जो कि आपके एक होता है आपका फ्रेश वाटर में जो क्रोकोडाइल सर्वाइव करता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एंड घड़ियाल। घड़ियाल अलग होता है जिसकी लंबी सी वो होती है, आपकी मुंह होता है उसका बहुत लंबा सा, वो घड़ियाल होता है, ठीक है। उसके बाद एशियाटिक लॉयन, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग जिसे हम चिंकारा भी कहते हैं, ब्लैक बग यानी कि काला हिरन, ठीक है, जिसका शिकार सलमान खान, सैफ अली खान और नीला मेहरा ने इन सब ने मिलकर एक मूवी के दौरान इसका शिकार किया था, इसको मार के खाया था, ठीक है, जो कि गलत था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गॉड्स वान, ये एक चिड़िया होती है, ठीक है। स्नो लेपर्ड, ये बहुत ज़्यादा रेयर थे, बहुत एंडेंजर स्पीशीज ही, हैव गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया। तो इनको एक स्पेशल पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दिया गया विदाउट एनी पार्शियल के, और इसके अगेंस्ट हंटिंग को टोटली बैन कर दिया गया, ट्रेड को टोटली बैन कर दिया गया, ट्रेड नहीं करेगा कोई भी इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में करी इनको बचाने के लिए, ठीक है, इन एंडेंजर स्पीशीज को बचाने के लिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए, कुछ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाए गए इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो एनिमल्स थे, सॉरी, कुछ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाए गए एनिमल्स के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए। और वो प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन कौन से थे? वो प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, बायोस्फीयर्स बनाए गए और नेशनल पार्क्स बनाए गए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन थे जिसके अंदर वो एनिमल्स प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? इट इज अ नेचुरल हैबिटेट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये एक नेचुरल हैबिटेट है। नेचर में जिस तरीके से ट्रीज और एनिमल्स जिस तरीके से रहते हैं वो वैसे ही रहेंगे, बट ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, ओन्ड बाय गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। लेस रिस्ट्रिक्शन, इंडिया हैज 566 ऑफ देम। रिस्ट्रिक्शंस थोड़े से इस पे लेस हैं, और इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाया गया, अ रिजर्व्ड एरिया ऑफ लैंड एस्टैब्लिशमेंट बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एज अ होल। ये वो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो स्पेशली जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट को एज इट इज प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एज अ होल, पूरे एनवायरनमेंट को एज अ होल खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है। स्टैब्लिश करेगी उसको गवर्नमेंट ही, स्टैब्लिश करेगी गवर्नमेंट ही, उसको सारा देखभाली करेगी, ठीक है। मॉडरेट रिस्ट्रिक्शंस, इसमें थोड़े मॉडरेट रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। एंड इंडिया में करीब आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। मॉडरेट इंस्ट्रक्शंस, थोड़े से लेस से थोड़े से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इस पर लगाए गए। नेशनल पार्क्स एक नोटिफाई एरिया होता है दैट कवर आर लार्जर एरिया ऑफ लैंड। नेशनल पार्क बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लार्ज एरिया को कवर करता है, और इस पर हैवी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और इंडिया में करीब 104 नेशनल पार्क्स अभी अवेलेबल हैं, और इस पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ठीक है। इस पे मतलब विदाउट परमिशन नेशनल पार्क के अंदर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, नाउ टाइगर्स इज द ओनली की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इज फाउंड वेब। तो टाइगर सबसे ज़्यादा जो थे इनका ये एंडेंजर हो रहे थे, टाइगर्स बहुत ज़्यादा एंडेंजर स्पीशीज़ रही है ये, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा टाइगर्स को जो है मारा और ख़त्म किया जा रहा था। टाइगर्स की हंटिंग और पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है, टाइगर्स का और एलिफेंट का, वन ऑन राइनोज का, टाइगर्स का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, हंटिंग होती है बहुत ज़्यादा। सो इसीलिए इसमें की तो शुरुआत जो थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर, ये टाइगर से ही शुरू हुई थी। 1973 में अथॉरिटीज़ को ये रियलाइज हुआ कि टाइगर की पॉपुलेशन है ड्वेलेंट कम हो गई, कम हो गई, जो कि सेंचुरी के अंत तक 55,000 थी, वो घटकर अब 1,827 रह गई। बाप रे, बहुत ज़्यादा कम हो गई। थ्रेड्स क्या थे? बहुत थ्रेड्स, इसका ये डर जो बना हुआ था टाइगर के लिए, जो डर बना हुआ था, पोचिंग फॉर ट्रेड, पोचिंग करे जाते थे, ट्रेड के लिए बेचे जाते थे टाइगर की स्किन, उनकी हड्डियाँ और सारी चीज़ें, श्रिंकिंग हैबिटेट्स के लिए, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज़। समटाइम क्या होता था, टाइगर्स को प्रे नहीं मिल पाते, खाने के लिए खाना नहीं मिल पाता, तो इस वजह से वो भूखे मर जाते थे। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से टाइगर की संख्या जो थी, इन सारे रीजंस की वजह से जो थी, वो 55,000 से 1800 रह गई, ठीक है। द ट्रेड ऑफ टाइगर्स स्किन, टाइगर की स्किन का ट्रेड होता था। यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, मैंने आपको बता दिया, मेडिसिन के लिए यूज होता था उनकी बोन्स का। स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन जो थी वो एक्सटेंट की कगार पे आ रही थी, टाइगर की पॉपुलेशन टोटली जो है खत्म होती जा रही थी, ठीक है।
तो इसलिए जो प्रिजर्व करना या एनिमल्स को प्रोटेक्शंस देने का जो सिलसिला था वो 1970 से शुरू होते 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 1973 में ये पॉपुलेशन कम हो गई और फिर बाद में जाके 1992 में करीब जाके, जो हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में जो पढ़ा है वहाँ उस दौरान फिर जाके टाइगर्स, वो एनिमल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए स्पेशली जो है आपका वो बना 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंट। ठीक है, 70, 60 और 70 में कंजर्वेशनिस्ट ने जो है इसके लिए अप्रोच किया गवर्नमेंट को और 72 में जाकर जो है एक्ट बना। लेकिन तब तक क्या हुआ आपका 73 में एक्ट, 72 में एक्ट तो बन गया लेकिन इतनी जल्दी अप्लाई कहाँ होती है, इंडिया में कहाँ अप्लाई होती है इतनी सारी चीज़ें। 73 में कुछ अथॉरिटीज़, जब ये सारी चीज़ें, जब एक्ट वगैरह शुरू हुआ था, अथॉरिटीज़ ने ये रियलाइज़ किया कि बहुत कम पॉपुलेशन हो गई है। ठीक है, now come to the next, since the India Nepal provided habitat to about 2/3 of the preserving tiger population, तो इंडिया और नेपाल जो है वो 2/3 सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन को हैबिटेट प्रोवाइड करता है, यानी कि 2/3 टाइगर की आबादी, 2/3 आबादी जो है वो इंडिया और नेपाल में रहती है। उनको वहाँ की टाइगर की पॉपुलेशन वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में से 2/3 टाइगर इंडिया और नेपाल में रहती है। ये जो दो नेशन है बिकेम प्राइमरी टारगेट फॉर पोचिंग एंड लीगल ट्रेडिंग, इसीलिए ये दो कंट्रीज जो है वो प्राइमरी टारगेट है। पोचिंग और इलीगल ट्रेड यहाँ पर इन दो कंट्रीज में इसलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन थी। अब फिर बढ़ गई है जब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोस्फीयर एक्ट वगैरह जो भी आया है। प्रोजेक्ट टाइगर, one of the well publicized wildlife campaigning in the world, was launched 1973। फिर प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया 1973, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। तो इसके तहत जो है कैंपेनिंग वगैरह भी स्टार्ट हुई इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में was launched in 1973 में इसको लॉन्च किया गया। तो टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को ही बचाने के लिए कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन सिर्फ एंडेंजर को ही बचाने के लिए यूज़ नहीं हुआ था, बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस एज मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड, यानी कि जो बायोस्फेयर है, हमारे बायोस्फेयर को बचाने के लिए भी टाइगर कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या और भी जितने भी फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो एक्ट स्टार्ट हुए, तो वो सिर्फ टाइगर के लिए नहीं थे, और भी बायोटाइप्स प्रिजर्विंग बायोस्फेयर को प्रिजर्व करने के लिए भी थे। कम टू द मेजर टाइगर रिजर्व इन इंडिया, कौन से जो मेजर टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में, कौन कौन से मेजर हैं, वो है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, मानस टाइगर रिजर्व असम, पेरियार जो कि केरला में है, सरिक्शा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन नेशनल पार्क बहुत फेमस है, आप लोगों को सबको पता है, तो ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बहुत फेमस है। मानस टाइगर रिजर्व, पेरियार भी केरला में बहुत फेमस है। ये है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि टाइगर के लिए, ये इतना ज़्यादा हाईलाइटिंग में नहीं है, इतना ज़्यादा लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन बाकी जो है काफ़ी फेमस है। कंजर्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो कंजर्वेशन इन प्रोजेक्ट को टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाया गया है वो टाइगर को ही प्रोटेक्ट नहीं करते थे, बल्कि बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए थे। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 and 86, several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list to protected species। मैंने आपको बताया ना कि टाइगर को रिजर्व करने के लिए ही कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया, बल्कि और भी बायोडाइवर्सिटी में रहने वाले और भी एनिमल्स, बर्ड्स और बटरफ्लाईज, और जैसे यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई, इन सबको बचाने के लिए भी, पूरे बायोस्फेयर को बचाने के लिए भी ये एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है बनाया गया था। 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट। अगेन 1991 में फिर इनको प्लांट, फिर इसी एक्ट में प्लांट्स को भी डाल दिया गया, स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज। तो 6 स्पीशीज थी इंपॉर्टेंट स्पीशीज प्लांट्स की जो इस एक्ट में शामिल हुई 1991 में, कि जिनको प्रोटेक्ट करने की, जिनको प्रिजर्व करने की जो है ज़रूरत है। अब रिजर्व फॉरेस्ट कौन से हैं नेक्स्ट हम देखेंगे, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से हैं, कौन से ऐसे फॉरेस्ट है जो रिजर्व्ड है गवर्नमेंट के अंडर, और वो फॉरेस्ट जो प्रोटेक्शन जिसको मिली गई है गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, कि मतलब वहाँ पर किसी भी तरीके की कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ऑल दैट नहीं होगा। लेकिन स्टिल अभी रिसेंटली कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पर वो फॉरेस्ट जो है काटे जा रहे हैं, गवर्नमेंट की कुछ इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पता नहीं क्या है कुछ बन रही है, न्यूज़ में बहुत आ रहा है, फेसबुक वगैरह पे भी बहुत आ रहा है, और उन को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी कैंपेनिंग करी जा रही है उन फॉरेस्ट को बचाने के लिए। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन फॉरेस्ट का, तो इसलिए गवर्नमेंट बनाती कुछ है और एक्ट्स कुछ बनाती है, कहती कुछ और करती कुछ है। खैर एनीवेज, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर रिजर्व्ड फॉरेस्ट। हमारी कंट्री में मोर देन हाफ ऑफ द टोटल, हाफ से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व्ड है। मोस्ट वैल्यूएबल इन टर्म ऑफ कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, कंजर्व करने के लिए बहुत वैल्यूएबल है। और प्रोटेक्टेड कौन से हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, 1/3 है टोटल फॉरेस्ट एरिया जो कि प्रोटेक्टेड है। इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्टेड घोषित किए हैं
एंड दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। और जो है जो फॉरेस्ट लैंड है उसको प्रोटेक्ट किया गया है कि आगे किसी भी तरीके का जो है डिप्लीशन, उन फॉरेस्ट का डिप्लीशन ना हो। देखते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो देयर आर अदर फॉरेस्ट एंड द वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज। जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं वो आपके ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि फॉरेस्ट एंड द वेस्टलैंड बिलोंगिंग, वो फॉरेस्ट लैंड भी हो सकता है, वेस्टलैंड भी हो सकता है, खाली पड़ा हुआ जो वेस्टलैंड है वो भी हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट को भी बिलोंग करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल ने गवर्नमेंट से खरीदा हुआ है या कोई ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ने गवर्नमेंट से खरीदा है, लेकिन गवर्नमेंट का भी उसके ऊपर मतलब हक है। इंडिविजुअल का तो है, प्राइवेट का भी हो सकता है इंडिविजुअल, या कोई ग्रुप ऑफ पीपल कम्युनिटीज का भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का भी हक है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पार्ट्स एंड ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट। तो वहाँ पर बहुत हाई परसेंटेज में फॉरेस्ट है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाई लोकल कम्युनिटी। तो जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, जो कि प्राइवेट कम्युनिटी वहाँ पर जो है उनको अनक्लास फॉरेस्ट को जो लोकल कम्युनिटी है वो मैनेज करती है, गवर्नमेंट उसको चेकआउट करती है, गवर्नमेंट देखती है कैसे मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा है, बाकी वहाँ की लोकल कम्युनिटी उसको हैंडल करती है। ठीक है, हम सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। विलेजर हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाई साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब बन गया था उसके बाद विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग। माइनिंग वहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के टाइम, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह वो उसी दौरान वहाँ पे माइनिंग भी बहुत होती थी, और माइनिंग के वजह से जो है गवर्नमेंट ने वहाँ के जो विलेजर्स थे, जो लोकल विलेजर्स थे, उन्होंने इस माइनिंग पर माइनिंग के अगेंस्ट जो है ना आवाज़ उठाई थी। माइनिंग के अगेंस्ट जो थे वो खड़े हो गए थे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था, तो वो भी चाहते थे कि यहाँ पर जो है हमारे फॉरेस्ट जो है वो बचाए जाए। इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। और कुछ ऐसे विलेज एरियाज हैं जहाँ पर विलेजर्स जो है खुद जो हैबिटेट है वहाँ का, खुद जो फॉरेस्ट हैं, जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पे किसी को भी जाने वो खुद से नहीं देते हैं। एंड एक्सप्लिसिटिंग रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। और वो ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी उसमें किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट अपना ना दिखाए, किसी भी तरीके का उस एरिया में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट काट के कुछ और ना बनाए या फॉरेस्ट में कुछ और काम स्टार्ट ना करे, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पसंद है। कुछ एरिया ऐसे भी है। अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है वो ऐसे ही है, कुछ एक एग्जांपल है। द इनहेबिटेड ऑफ 5 विलेजेस। यहाँ पर इनहेबिटेड जो है वो 5 विलेजेस देखते हैं इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में हैव डिक्लेयर 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरव देव दबाक सोनचुरी। ठीक है, सो सोनचुरी उसको बता दिया है, वो वैसे सेंचुरी ही है लेकिन जो है उसको यहाँ पर लिख दिया है ये सोनचुरी। ठीक है, सो 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है इसको सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। ठीक है ना, सो इसलिए जो है वो ये भैरवदेव दबाक फॉरेस्ट है, ये पूरे इसका नाम रख दिया है इन लोगों ने, भैरवदेव दबाक फॉरेस्ट। डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट्स ऑफ रूल। उन विलेजेस के वहाँ पे अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है विच डू नॉट अलाउ हंटिंग, जो कि वहाँ पर हंटिंग किसी को भी हंटिंग करना अलाउ नहीं करते हैं। एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। और साथ ही साथ वहाँ पे वो लोग वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स को, यानी कि एनिमल्स वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। टाइगर, भालू, चीता, लेपर्ड जो भी है, एलिफेंट वगैरह उनको प्रोटेक्ट करते हैं। किसी भी आम आदमी को या बाहर के किसी पर्सन को उसके अंदर नहीं जाने दिया जाता है। एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट, बाहर के किसी भी पर्सन को, गवर्नमेंट को, किसी भी बंदे को उस फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, जो कि 1200 हेक्टेयर का पूरा एरिया है। उसमें विदाउट परमिशन, इन विलेजेस के परमिशन के बिना जो है 5 विलेजेस हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे एनिमल्स एज इट इज रहते हैं, ट्रीज, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें वो सब एज इट इज है। कंटिन्यू करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है चिपको मूवमेंट के बारे में। तो कुछ ऐसे फॉरेस्ट भी थे जहां पर किसी भी तरीके का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या गवर्नमेंट का कोई भी कानून वगैरह नहीं, स्टिल अभी भी नहीं बना था। अब जहां पर टाइगर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, हंटिंग पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, तो वहां पर तो गवर्नमेंट ने जो है आपके एक्ट्स वगैरह बना दिए, ठीक, कि भाई यहाँ पर उन फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया या आपके बायो रिजर्व बना दिया, डिफरेंट बना दिया। अब कुछ ऐसी भी जगहें थी जहाँ पर लाइक हिमालयन रीजन में ऐसी भी प्लेसेस थी जहाँ पर जो है आपके ट्राइबल पीपल्स रहते थे। फॉरेस्ट में रहने वाले पीपल्स के लिए तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट उनके लिए जो है वो एक होम का काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पर अभी भी कटिंग ऑफ ट्री गवर्नमेंट की चालू थी। ठीक है ना, वहाँ पर अनयूजुअल कटिंग ऑफ ट्रीज वहाँ पर स्टार्ट थी। मतलब भाई जब कटिंग वहाँ पर ऑब्वियसली हो रही थी, कुछ जगहों को तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सारा बायो रिजर्व घोषित कर दिया, तो यानी कि ये चिपको मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया होगा ना, क्योंकि जो है भाई वहाँ पर गवर्नमेंट की कटिंग जोरों शोरों से चल रही थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की कटिंग चलने की वजह से जो है वहाँ के लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वहाँ पर इसीलिए एक ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, चिपको मूवमेंट। इसमें ये लोग क्या करते थे, जब भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रीज वगैरह काटने के लिए आता था तो ये लोग पेड़ों से जो है वो चिपक जाते थे। ठीक है, और उसके वजह से इस मूवमेंट का नाम चिपको मूवमेंट दिया गया। और ये सुंदरलाल बहुगुणा ने ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था
और इसमें था हैज ऑल्सो शोन द कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन। तो कम्युनिटी जो है वो एफॉरेस्टेशन करेगी विद इंडिजिनियस स्पीशीज, स्पेशल जो स्पीशीज होती है उनके साथ वहां पर एफॉरेस्टेशन किया जाएगा, पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे। कैन बी एनॉर्मसली सक्सेसफुल, और ये जो है आगे सक्सेसफुल होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो वहाँ के लोग जो थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज चल रहा था, तो वो ये चाहते थे कि भाई हमारे यहाँ के ट्रीज जो है ना काटे जाएं और हम इनकी स्पीशीज के साथ इनको प्रोटेक्ट करेंगे और आगे इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाएंगे, ठीक है। दूसरा था अटेम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड, और ये चाहते थे कि जो पुराना कंजर्वेशन मेथड जो है वो चालू रहे, वही चलता रहे, कोई नए मेथड्स जो है कंजर्वेशन को लेके कोई नए मेथड्स ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंजर्वेशन को के लिए जो नए मेथड्स थे वो कहीं ना कहीं जो है आपके एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये नहीं चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन के कोई किसी भी तरीके के नए मेथड्स आए। इंस्टेड ऑफ दिस और डेवलपिंग न्यू मेथड और इकोलॉजिकल फार्मिंग फॉर आर नाउ वाइड स्प्रेड, मतलब फार्मिंग को लेके ये नए मेथड्स अपनाने के लिए एक तरीके से तैयार थे, ठीक है, कि डेवलपिंग न्यू मेथड ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग, एक नए मेथड होने चाहिए जिसमें हम उसी फॉरेस्ट में रहकर हम नए फार्मिंग के मेथड जो है हम अपना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज फार्मर एंड सिटीजंस ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड नवाद्यान हैव शोन दैट एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ द सिंथेटिक केमिकल आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। यानी कि जो फार्मर्स थे एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक, मतलब जो ग्रुप्स सिटीजन्स के ग्रुप थे, मतलब फार्मर्स और जो वहाँ पे जो लोग रहते थे, लोग जो रह रहे थे, वो लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया, कम्युनिटी बनाई। और कम्युनिटी कैसी थी, उन कम्युनिटी का नाम था ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन। तो ये एक नया आंदोलन स्टार्ट हुआ, उस कम्युनिटी का नाम था, उन कम्युनिटीज ने इस तरीके का बीज बचाओ आंदोलन के जैसे जो है एक नया इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया। टेहरी जो कि उत्तराखंड में है, टेहरी एक जगह का नाम है, प्लेस का, ठीक है, वहां पर स्टार्ट किया। एंड हैज शोन दैट एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, जो एक ही क्रॉप सालों सालों तक ग्रो नहीं करनी है, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो विदाउट द यूज ऑफ, साथ ही साथ क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होना है और क्रॉप्स को ग्रो करते समय या प्रोडक्शन करते समय किसी भी तरीके का सिंथेटिक केमिकल को नहीं यूज करना है। यूज ऑफ अ सिंथेटिक केमिकल आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल, मतलब सिंथेटिक केमिकल का यूज करना जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ पर ये बताया विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, और वो इकोनॉमिकली भी जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। स्लाइड की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम JMF, ठीक है, सॉरी JFM involved local communities in the management and restoration of degraded forest। एक नए कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए जिसमें सारे फॉरेस्ट को जो है मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया कि सारे फॉरेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। द प्रोग्राम हैज बीन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988। तो फॉर्मल एग्जिस्टेंस था इसका। सो प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा passed the first resolution for JFM के लिए, जब उड़ीसा की सरकार ने जो है पहला एक ये फॉर्मल एक फर्स्ट रेजोल्यूशन स्टार्ट किया कि भाई सारे फॉरेस्ट को का एक ही जॉइंट वो रखिए ताकि एक ही ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसको मैनेज कर सके, ठीक है। तो वो जो है आपका स्टार्ट हुआ था पहले बार 1988 में, ठीक है। नेचर वर्शिप इज एन एज टोल्ड ट्राइबल, कुछ इसकी इस जो ये स्टार्ट हुआ था JFM, इसमें कुछ चीज़ें जो थी वो डिसाइडेड हुई थी, वो क्या थी, बिलीव बेस्ड ऑन द प्रेमिसेस दैट ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। मतलब नेचर में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे जानवर गाय बिल्ली जो भी है, सबको हमें जो है प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट किसको करना है, इंसान को प्रोटेक्ट करना है। सच बिलीव हैव प्रिजर्व सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टाइन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। कुछ ऐसे भी फॉरेस्ट थे जो कि बिल्कुल अनछुए थे, जहाँ पर अभी तक जो है कोई भी पर्सन नहीं गया था, उन फॉरेस्ट के बारे में अभी तक किसी ने खोज नहीं करी थी। तो उन फॉरेस्ट को एज इट इज छोड़ दिया जाए। वो फॉरेस्ट जो है वो सेक्रेड होते हैं, मतलब वहाँ पर ये लोग ये मानते थे कि उन फॉरेस्ट में जो है गॉड और गॉडेस का निवास होता है, ठीक है, ये लोग इस तरीके का मानते थे। Now these patches of forest or part of large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। तो इन फॉरेस्ट में जो पैचेस ऑफ फॉरेस्ट थे, इन फॉरेस्ट में किसी भी तरीके का, मैंने बताया ना, कोई भी एनिमल ने अभी तक वहां पर उस फॉरेस्ट की खोज नहीं करी है। अनटच बाय द लोकल पीपल, लोकल पीपल भी जो वहां के हैं आसपास के, वो भी अभी तक उस फॉरेस्ट में बिल्कुल झांका तक नहीं है। अनटच मीन्स वहां पे अभी तक झांका तक नहीं है उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए वो और भी आगे भी वो यही चाहते थे कि वो किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस से वो फॉरेस्ट जो है बचे रहे, कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, बैन कर दिया जाए।
सर्टेन सोसाइटीज प्रिजर्व यानी कि रिस्पेक्ट करते थे कुछ सोसाइटी, पर्टिकुलर ट्रीज की कुछ सोसाइटी में, हमारे बाहर की जो सोसाइटी है उसमें भी कुछ ट्रीज को रिस्पेक्ट दी जाती है। वैसे आज पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर ट्रीज को अभी भी काटा जाता है, ठीक है। नेव प्रिजर्व्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, और कुछ पेड़ तो सोसाइटी के अंदर, सर्टेन सोसाइटीज लिखा हुआ है, कुछ पेड़ तो सोसाइटीज के अंदर, जैसे मैंने सुना है, आई डोंट नो, कि केले का पेड़ जो है वो उसकी पूजा वगैरह करी जाती है, तो कुछ पेड़ तो सोसाइटी के अंदर जो है रिस्पेक्ट के नजरों से देखे जाते हैं, ठीक है। और कुछ पेड़ों को जो है नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत सालों से वो सारी चीजें जो है चली आ रही है, मतलब प्राचीन काल से जो है ये सारी चीजें जो है चली आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं द मुंडाज एंड द संथल ट्राइब के बारे में हम देखेंगे, जो कि छोटा नागपुर की ट्राइब है। ये भी मुंडाज और संथल जो है ये एक ट्राइबल जाति है, जंगली जाति हम जिसे कहते हैं, और ये मुंडाज और ट्राइबल संथल जो है बेसिकली आपकी जो है बहुत फेमस ट्राइब है हमारी, ठीक है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, जंगली जाति हैं, ये जंगलों में रहने वाली हैं, फॉरेस्ट में रहने वाली हैं, फॉरेस्ट ही इनका घर होता है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन में पाई जाती है वर्शिप महुआ, महुआ का पेड़ होता है, बासिया लोतीफोले, जो कि इसका एक साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है। महुआ का पेड़ आपने सुना होगा, महुआ के पेड़ का जो फल होता है उसका रस निकाल के उसका ड्रिंक भी बनता है, ड्रिंक यानी कि उसकी शराब बनती है, ठीक है। और आप जो है एपिक में देख सकते हैं, एपिक जो चैनल आता है, एपिक चैनल में बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें दिखाते हैं, वो ये स्पेशली इसका जो रस है वो ड्रिंकिंग की पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एंड कादम्बा, कादम्बा एक और पेड़ है जिसका साइंटिफिक नेम है एंथोसिफेलस कादम्बा, और ये काडम्बा ट्री है, ये दो ट्री हैं, ठीक है। तो ये मुंडास और संथल ट्राइब जो है ये इन दोनों ट्रीज को बहुत ज़्यादा वर्शिप करते हैं, ठीक है, बहुत इसकी पूजा वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रेट मानते हैं इसको। ट्राइबल ऑफ द उड़ीसा, उड़ीसा और बिहार के जो ट्राइबल है, जंगली जाति है उड़ीसा और ट्राइब की, ठीक है, वो भी जो है वर्शिप करती है टामारिन ट्री को, टामारिंडस इंडिका जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, और मैंगो ट्री की भी ये लोग पूजा करते हैं। मैंगो ट्री का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका ट्री ड्यूरिंग वेडिंग्स के टाइम पे, जब इनके यहाँ शादियाँ होती है। उड़ीसा और बिहार के जो कल्चर है वो बहुत हद तक साथ ही साथ झारखंड का भी जो कल्चर है वो बहुत हद तक मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग वेडिंग के टाइम पे इन दो ट्रीज की पूजा करते हैं। सो टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड द बनियान ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड। मैंने आपको बताया था ना, जैसे बनियान ट्री की हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में बनियान ट्री का जो है वो करी जाती है, और साथ में केले के पेड़ की भी की जाती है, केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है, ठीक है, की जाती है। जैसे पीपल और बरगद का जो पेड़ है उसको सेक्रेड माना गया है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। सेक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब्ड टू स्प्रिंग, माउंटेन पीक्स, प्लांट्स, एनिमल्स विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड। ओके, सो बहुत सारी ऐसी भी प्लांट्स की प्रजाति हैं जिनको बहुत ज़्यादा सेक्रेट माना गया है, ठीक है। जगहों पर आपने देखे होंगे कुछ आपको जो मंकीज़ हैं, मैकैक्स मंकीज़ होते हैं, लंगूर होते हैं, वो आपको टेम्पल्स वगैरह में देखे होंगे आपने, और उसको डेली वो लोग जो है फीड कराते हैं। टेम्पल्स के आसपास जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है मैकैक्स, बंदरों वगैरह की, ठीक है। तो कहते हैं टेम्पल्स में रहते हैं वो, ठीक है, वहाँ आते हैं। वैसे अब जो है तो लोग जो है उनको काफ़ी खाना वाना जो है दिया करते हैं, ठीक है। सो इन एंड अराउंड बिश्नोई एक विलेज है राजस्थान में, ठीक है, जहाँ पर आपका चिंकारा जो कि ब्लैक बग जिसे काला हिरन भी बोला जाता है, ठीक है, तो उसका शिकार वगैरह करना, नील गाय का शिकार करना, पीकॉक्स को शिकार करना या मारना बहुत ज़्यादा गलत होता है, ठीक है। मतलब नहीं मार सकता, उनको कोई हार्म नहीं कर सकता, स्ट्रिक्ट रहता है, बैन है बाकायदा, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी खैर बैन है पहले से ही, लेकिन जो है स्टिल जो है हमारे इंडिया के ही फेमस बॉलीवुड स्टार सलमान खान और सैफ अली खान और नीलम मेहरा जैसे जो स्टार्स थे, जिन्होंने मूवी की शूटिंग के दौरान जो है काले हिरन यानी चिंकारा का शिकार किया था, जिसकी वजह से उनको जेल की सजा भी हुई थी, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माना भी भरा गया था, क्योंकि वही जो राजस्थान की जो विश्नोई समाज था उसी ने इन लोगों के ऊपर जो है केस किया था, क्योंकि उन्होंने चिंकारा को मार के खाया था, स्पेशली क्योंकि ब्लैक बग जो है, काला हिरन जो है वो ज़्यादा जनरली पाया नहीं जाता है, ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर जंगल में ही मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। तो कौन सी इसमें ऐसी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन होने का, जो रीज़न नहीं है, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज़ रीज़न है, हंटिंग पोचिंग रीज़न है, फॉरेस्ट फायर जो है वो भी रीज़न है जिससे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है, एफॉरेस्टेशन जो कि रीज़न नहीं है, ठीक है। इन विच कैटेगरी फॉरेस्ट ऑफ इंडिया डिवाइडेड, इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो किन कैटेगरीज में डिवाइडेड है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट आंसर। फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। तो इन फॉलोइंग कैटेगरीज में फॉरेस्ट जो है क्लासिफाइड है।
दैट इज फर्स्ट है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट। ये ऑलरेडी आपको अभी थोड़ी देर पहले जो है मैं बता चुकी हूँ। सो मोर देन द हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट। ये रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वो रिगार्डेड बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल रिजर्व्ड फॉरेस्ट को माना जाता है। एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की जब बात आती है या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचाने की बात आती है तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपके वो है जो कि 1/3 टोटल फॉरेस्ट में से 1/3 जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रखे गए हैं। एरिया इज प्रोटेक्टेड, फॉरेस्ट का एरिया प्रोटेक्ट किया है एज डिक्लेयर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, और किसी भी तरीके के आगे की डिप्लीशन से भी इसको बचाया जाता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो ये प्रीवियसली पहले भी बता चुकी हूँ मैं, ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिसपे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों का हक होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है या कुछ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल, या गवर्नमेंट का हक होता है, दोनों में से ये भी हो सकता है। ठीक है, या तो प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, गवर्नमेंट तो होएगी, गवर्नमेंट का तो होगा वो फॉरेस्ट या वेस्टलैंड, गवर्नमेंट तो बिलोंग करेगी उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं कुछ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JFM? तो JFM का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है क्या है, पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, हाउ कैन यू से दैट द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, हाउ कैन यू से दैट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम आर गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड द रिफॉरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट? तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि JFM प्रोग्राम जो है वो गुड एग्जाम्पल है जो लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करता है जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको मैनेज करने में और उसको दोबारा रिस्टोरेशन करने में, दोबारा उसको बनाने में हेल्प करता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं, वो हम ऐसे कह सकते हैं। ओके, हम इसमें देखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स एक्सचेंज वैल्यू। अच्छा, कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो चलाए गए, मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं उनका एक्सचेंज होना या कुछ मैन्युफैक्चर गुड्स का ट्रेड होना, ट्रेड एंड कॉमर्स उसका बढ़ना या ट्रेड जो है एक्सपैंड हो रहा है, तो वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज करेंसी लेकर आता है एंड ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। द प्रोग्राम हैज बीन फॉर्मल एग्जिस्टेंस इज 1988 में ये प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा में। इट एंटेल द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, इसमें लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ताकि वो जो नेचुरल जो रिसोर्स है उसको वो लोकल कम्युनिटी मैनेज कर सके। JFM डिपेंड ऑन फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज। JFM जो है लोकल विलेज के जो पीपल्स थे उन्होंने ये फॉर्मेशन किया इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जो खत्म हो रहे हैं, लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जो लैंड है उस लैंड को, स्पेशली जो लैंड डिग्रेड हो रहा है, जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है, मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मतलब लोकल कम्युनिटी के साथ साथ लोकल जो विलेज ने मिलकर जो इंस्टीट्यूशन बनाया है उसके साथ साथ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसको मैनेज करेगा। इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं इन रिटर्न में जो है आर एंटाइटल टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट। तो इनको जो है इसके बेनिफिट्स मिलते हैं जब वो हेल्प करते हैं डिग्रेडेड फॉरेस्ट को बचाने में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं, तो इनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो टिम्बर से जो भी फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस होता है, लाइक जैसे कि नॉन टिम्बर चीजें जो है वो शेयर की जाती हैं, उनको दी जाती हैं एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्ट बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। मतलब टिम्बर की जो कटिंग होती है, टिम्बर की जो फॉरेस्ट होती है, वो कटिंग भी इतनी होगी, टिम्बर की हार्वेस्ट इतना होगा जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना करे, जितनी ज़रूरत है उससे भी कम कटिंग होती है टिम्बर की। सक्सेसफुल प्रोटेक्शन भी उसका देखा जाता है, सक्सेसफुली उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस होता है, जो भी प्रोड्यूस होता है फॉरेस्ट में, जब भी टिम्बर की हार्वेस्टिंग होती है तो उससे उनको मतलब जो विलेज की कम्युनिटी है उनको शेयर भी दिया जाता है। नेक्स्ट कम टू द चिपको मूवमेंट इन हिमालय टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर वॉज स्टार्टेड बाई सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट हम अब जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, वाटर रिसोर्स हम चैप्टर करेंगे अब। सो नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है, मेनी ऑफ आवर सिटीज हैव एम्पल वाटर रिसोर्स बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्केर्सिटी। सो कुछ जो हमारी कंट्री में कुछ सिटीज़ हैं जो कि जिनके पास बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उन सिटीज़ में जो है वाटर की स्केर्सिटी स्टिल अभी भी है। ठीक है, सो वाटर स्केर्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। वाटर स्केर्सिटी का रीज़न ये हो सकता है कि भाई जो हमारी इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, तो उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है उतना वाटर जितना अवेलेबल है उन सिटीज़ में। ठीक है, हैंस टू फैसिलिटेट हाइयर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन जितना हमारा
फूड का प्रोडक्शन होता है, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, उसके लिए भी वाटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है हमें। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, कई बार वाटर का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड होता है। टू एक्सपैंड इरीगेटेड एरिया फॉर ड्राई सीजन ऑफ एग्रीकल्चर, जब भी ड्राई सीजन रहता है उस समय खेतों में अनाज लगा हुआ है और ड्राई सीजन है, ठीक है, तो उस टाइम पर कई बार जो खेत के मालिक होते हैं, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं, ये समटाइम्स व्हाट दे डू कि ये लोग इतना ज़्यादा इरीगेट कर देते हैं खेतों को, इतना ज़्यादा पानी दे देते हैं कि वो वेस्टेज ऑफ वाटर है, ठीक है, और जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग भी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इरीगेट कर देंगे आपने खेतों को, जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो फिर वो वाटर लॉगिंग वहाँ पर होने लगेगी, ठीक है, तो इसलिए, और वो वेस्टेज ऑफ वाटर भी होगा। सो इरीगेटेड एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो खर्च होता है लार्ज जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस के लिए, जो क्रॉप का प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो एग्रीकल्चर हो रहा है, उसमें वाटर इरीगेट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा वाटर का कंजप्शन जो होता है, वाटर का जो कंज्यूमर है वो एग्रीकल्चर है, इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। तो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स ओन्ड बाय फार्मर, जो वेल्स और ट्यूबवेल्स है जो कि फार्मर्स के पास हैं, फार्मर्स ने खुद के अपने लगाए हुए हैं इरीगेशन के लिए, टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लीड टू फॉल ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। तो कम, तो इसके वजह से क्या होता है, उन्हें ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं, वेल्स लगाए हैं, ट्यूबवेल चला दिया, पानी दे रहे हैं, और जिसकी वजह से ग्राउंड का जो वाटर है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी है वो बहुत ही बड़ी तादाद में, इतने मोटे तादाद में जो है वो निकलता है। इतनी देर में वो अंदर सीप आउट नहीं होता है, सॉइल इतनी जल्दी उससे सोख नहीं पाती है, जो ट्यूबवेल चला के खेतों में छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, लेकिन वो इतनी जल्दी सोख नहीं करती है, अर्थ इतनी जल्दी उसको सोख नहीं कर पाती है जितनी जल्दी वो पानी ट्यूबवेल वगैरह से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है वाटर स्केर्सिटी का, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज, जितनी इंडस्ट्रीज हमारी बढ़ रही हैं, हैज़ मेड मैटर वर्स, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है वो जो है कम हो जाता है, इंडस्ट्रीज वगैरह जिस तरीके से ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मेड मैटर्स वर्स, तो स्केर्सिटी ऑफ वाटर को और ज़्यादा वर्स बना दिया है इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ने। मोस्ट ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर, कुछ हाउसिंग सोसाइटी है, मतलब अपार्टमेंट्स है, घर वगैरह जो कॉलोनीज वगैरह बनती है, तो उनका अपना खुद का ग्राउंड वाटर पंप होता है, डिवाइस टू मीट देयर वाटर नीड्स, तो उनकी वाटर की नीड्स को पूरा करने के लिए उनके अपने खुद के वाटर पंप होते हैं, ठीक है, जहाँ से वो अपना मर्जी से पानी निकाल सकते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है कि वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स, वाटर जो है हमारे पास अवेलेबल है टू पीपल्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, बट द एरिया स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी, लेकिन उसी एरिया में वाटर स्केर्सिटी की परेशानी बहुत ज़्यादा है। दिस स्केर्सिटी मे बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, और ये स्केर्सिटी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि वाटर की क्वालिटी जो है वो अच्छी ना होने की वजह से भी स्केर्सिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है वाटर के स्केर्सिटी के, ये रीजंस हो सकते हैं, हैं बल्कि हो नहीं सकते हैं, ये रीजंस हैं वाटर स्केर्सिटी क्यों है, ठीक है, हमारी हमारी कंट्री की कुछ जो है सिटीज़ है वहाँ पर क्यों है इस तरीके के, तो ये आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड पर जाते हैं, अपनी कॉजेज ऑफ वाटर स्केर्सिटी, कॉजेज क्या है, मेन कॉजेज, ये क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन ही ये आता है कि कॉजेज ऑफ वाटर स्केर्सिटी क्या है, तो आपका ओवर पॉपुलेशन हो जाता है, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ जो है वाटर का जो हो रहा है, अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, लो रेनफॉल कम हो रही है, सीजनल वेरिएशन है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है कहीं पे कम हो रही है, ठीक है, इंटेंसिव अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से भी वाटर यूज़ होता है, जब अर्बनाइजेशन होता है तो भी वाटर का यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह बन रही है तो वाटर का यूज़ बहुत होता है, लैक ऑफ प्लानिंग, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लैक ऑफ प्लानिंग, वाटर को प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है यूज़ नहीं किया जाता है, एंड द लास्ट वन इज़ द वाटर पॉल्यूशन, जो वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है वो भी वाटर स्केर्सिटी का बहुत बड़ा रीज़न जो है वो माना जा सकता है, ठीक है। तो वाटर स्केर्सिटी के ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉजेज़ हैं आपके, तो जिसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे, इसका हाइड्रोलिक इंडिया का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, यानी पुराने ज़माने में वाटर को कैसे स्टोर करके रखा जाता था, ठीक है, किस तरीके से ये लोग वाटर को स्टोर करते थे, बहुत अच्छा दिखाया हुआ है यहाँ पर कि वाटर को किस तरीके से स्टोर किया जाता था, ठीक है। 1st सेंचुरी BC यहाँ पर बताया गया है, श्रीगावेनपुरा द नेम ऑफ अ प्लेस यहाँ पर दे रखा है, हियर इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के पास है ये जो बनाया हुआ है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा, तो रिवर गंगा का जो फ्लड वाटर था वो इसमें आके कलेक्ट हो जाता था,
ठीक है। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन्होंने एक तरीके से बनाया है। चैनल्स देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सीढ़ियों की तरीके से ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर अंदर उतर सकते हैं, ठीक है। और वो सीढ़ियों के थ्रू पानी भी जो है, जब गंगा का पानी ओवर फ्लड हो जाता होगा, इलाहाबाद के पास है ये क्योंकि, ठीक है, तो ये पानी धीरे 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 इसमें आके ये पूरा भर जाता होगा, ठीक है। तो फ्लड का जो पानी है, रिवर गंगा का किनारे का जो पानी है, वो काफ़ी सारी चीज़ों में जो है वो यूज़ में आ सकता है, गार्डनिंग वगैरह के लिए यूज़ करा जा सकता है उसको, ठीक है। तो ये स्टेप्स जो है इसलिए भी बनाए हैं कि कोई भी नीचे जाकर जो है पानी को निकाल भी सकता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य डैम, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ड। इस पीरियड के टाइम पे, जो BC फर्स्ट सेंचुरी BC दिखा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे डैम्स, लेक्स वगैरह भी इरिगेशन, और साथ ही साथ इरिगेशन पर्पस के लिए भी ये वाटर यूज हो सकता है। तो यूज़ किया जाता था इस तरीके के पानी को इरिगेशन पर्पस के लिए। एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन, ये एविडेंस कुछ दिखाए हैं जो कि इरिगेशन के लिए फ्लड का पानी यूज़ किया जाता था। वर्क हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, उड़ीसा, इस तरीके का है। नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेनोर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, इन सारी प्लेसेस में इस तरीके के आपको एग्जांपल्स दिख जाएंगे। सो इन 11th सेंचुरी भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ दिस टाइम वाज बिल्ट। तो भोपाल में भी एक लेक है जो कि इस टाइम की लेक है, जो आप यहाँ पर भोपाल में आप जो है ये देख सकते हो, जो ये लेक जो है बनाई हुई है, ठीक। उस टाइम पर ये लेक बनाई गई थी एंड इट इज़ एन आर्टिफिशियल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी। 14th सेंचुरी में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली है। टैंक इन हौज खास दिल्ली में, ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, बहुत फेमस है ये हौज खास, ठीक है। हौज खास, ठीक है, दिल्ली में बना हुआ है। वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई इल्तुतमिश ने बनाया था फॉर सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट एरिया में वाटर की सप्लाई के लिए 14th सेंचुरी में ये इस तरीके के टैंक्स, लेक्स, फ्लडेड वाटर को या इधर यहाँ वहाँ के रेनफॉल के वाटर को, रेनफॉल क्योंकि ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उस टाइम से बनाए चले जा रहे हैं, लेकिन आजकल जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इवन गवर्नमेंट भी बहुत जो है कम ही ध्यान देती है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बनाने में। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिए एंड यूजेस ऑफ डैम के यूजेस क्या है। तो क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर एंड यूज्ड मटेरियल, क्या क्या होता है उसकी हाइट देखी जाती है। एम्बैकमेंट डैम्स होते हैं, ठीक है, टिम्बर डैम्स होते हैं, मानसोरी डैम्स, ठीक है, इस तरीके के डिफरेंट डैम्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स, अब उसमें हाइट देखी जाती है। लो होते हैं जो एम्बैकमेंट डैम्स होते हैं वो लो होते हैं, टिम्बर डैम्स जो होते हैं मीडियम, और जो मंसौरी डैम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हाइट पे बनाए जाते हैं। यूजेस क्या है डैम के? ट्रेडिशनली बिल्ड टू इम्पाउंड रिवर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज्ड लेटर टू इरिगेटेड एग्रीकल्चर फील्ड्स। अच्छा, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो गवर्नमेंट इस तरीके से बनाती है, मतलब डैम्स के तरीके से बनाई हुई है उन्होंने। डैम के का पानी भी वो कंट्रोल हो रहा है, जब रिवर में ओवर फ्लडेड हो जाएगा वही कुछ रिसीवर्स बनाए जाते हैं जिसमें वाटर, रिवर का वाटर जो है वो कलेक्ट होता है, ठीक है, और कलेक्ट होता है फिर बाद में उसको जो है यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, बाद में उसको यूज़ किया जाता है। ओके, सो टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन। तो आज के टाइम पे सिर्फ डैम्स इरिगेशन के लिए ही नहीं बनते हैं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स ही बनाए जाते हैं। फ्लड कंट्रोल के ही वजह से डैम बनाए गए और फिर बाद में फिर डैम्स का डिफरेंट अलग अलग पर्पस धीरे धीरे काम में लिया गया। बाद में जो लिया गया वो था आपका बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वाटर सप्लाई, अलग अलग चीज़ों के लिए वाटर वहीं से सप्लाई किया जाना, इंडस्ट्रीज में सप्लाई किया जाना, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन वहीं से हो रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पर फिर धीरे धीरे फिश ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो गई। सो डैम्स आर, इसीलिए डैम्स को आज के टाइम पे इसीलिए डैम्स को मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है, रेफर टू एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट where the many uses of the impounded water are integrated with one another. So water are integrated with one another. एक वाटर जो है वो एक दूसरे पर्पस के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं डैम्स के एग्जाम्पल। ये सतलुज बियास रिवर पर, ये रिवर बेसिन पर ये बना हुआ है भाखड़ा नंगल डैम, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे ज़्यादा फेमस हमारा भाखड़ा नंगल डैम है और आपका हीराकुंड डैम, इसलिए हमने ये दो फेमस एग्जांपल्स यहाँ पर डाले हुए हैं। वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन के लिए भाखड़ा नंगल डैम जो है वो यूज़ किया जाता है। आप ये देख सकते हो भाखड़ा नंगल डैम जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत डैम जो है ये बनाया है। नेक्स्ट हीराकुंड डैम इन महानदी, ये महानदी रिवर पे बना है, साउथ में हम थोड़ा चले जाएंगे। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल, ये डैम बेसिकली फ्लड को, देखो दोनों डैम के बनने में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डैम बेसिकली महानदी रिवर बहुत बड़ी रिवर है आपकी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटी मोटी रिवर है, और ये स्पेशली फ्लड कंट्रोल के लिए ये बनाया गया है, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए ये डैम्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो हमारी है बारे में जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड डैम्स
डैम्स एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो डैम को इन्होंने टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था, ठीक है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया उसको कहा गया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने इनको डैम्स को ये एक नाम दिया था, ठीक है, कि डैम्स जो हैं वो टेम्पल हैं मॉडर्न इंडिया के, और ठीक है टेम्पल माने जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारा पर्पस जो है वो हमारा सॉल्व होता है इन डैम से। अकॉर्डिंग टू हिम इट वुड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उनके अकॉर्डिंग भाई एग्रीकल्चर में डैम बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं एग्रीकल्चर में, एंड द विलेज इकोनॉमी, विलेज की इकोनॉमी को सुधारने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि वहीं से वाटर जो है इरिगेशन पर्पस के लिए गांव वालों को वहीं से पानी की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। कुछ जो विलेजर्स सॉरी फार्मर्स होते हैं उनके अपने खुद के ट्यूबवेल्स एंड वेल्स वगैरह होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले, ठीक है, और कई विलेजेस में यहीं से ही सप्लाई किया जाता है विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमी में भी डैम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी वाटर सप्लाई यहाँ से होती है, और डैम की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी बनी हुई है क्योंकि डैम में सीमेंट यूज़ होता है, लोहा यूज़ होता है, डैम को बनाने में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। सो इसलिए वो चीज़ें बनाई जाती हैं इंडस्ट्रीज़ में कि भाई डैम का अगर कोई चीज़ कुछ भी ख़राब है तो उसके लिए लोहा, सीमेंट, सरिया, ये सारी चीज़ें चाहिए। एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल जो है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अबाउट एडवर्स इफेक्ट ऑफ मल्टीपर्पज़, अच्छा ऐसा नहीं है कि डैम्स बन गए तो बहुत इकोनॉमी में हमारे बहुत हेल्पफुल करते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ इकोनॉमी में होती है, नो डाउट, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, लेकिन बट साथ ही साथ उन डैम्स के, उन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के कुछ जो है एडवर्स इफेक्ट भी हैं। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिवर्स, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं डैम्स रिवर का। डैम मेक इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। डैम जो है, जो एक्वेटिक फोना है यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ से वहाँ तैरने में, यहाँ से वहाँ जाने में डैम जो है बहुत बड़ी रुकावट का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को डैम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जो रिसीवर डैम के बैक साइड में जो बनते हैं आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स पर रिसीवर्स बनते हैं। ऑल्सो समर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन को समर्ज कर दे, वहाँ पे जो वेजिटेशन ऑलरेडी जो बन रहा होता है, पेड़ पौधे, नेचुरल पेड़ पौधे हैं, उसको समर्ज कर देता है डैम जहाँ पे बनता है, क्योंकि जो रिसीवर होता है, रिसीवर के ऊपर, रिसीवर में पानी भर के रखा जाता है, वो पानी जो है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होता है। एंड सॉइल लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम के बाद, सालों सालों के बाद जो है वहाँ की सॉइल और वहाँ का वेजिटेशन जो है वो डिकम्पोज होने लग जाता है, ठीक है। साथ ही साथ डैम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है, डैम जो है लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर रहा है। आपने 9th में ही है चैप्टर, 9th में है, 8th में है, मत्स्य संघ वाला जो आपने 8th में चैप्टर है, हाँ 8th में है ये, मत्स्य संघ वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा। मत्स्य संघ में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें जो मत्स्य संघ के जो लोग थे वहाँ पर वो डैम बनाया जा रहा था, और डैम के वजह से वो लोग जो है वो फिश जो उनकी वो फिश कैच करते थे वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही थी, और डैम की वजह से फिशेज जो थी उनके रिवर में नहीं आती थी क्योंकि डैम रिवर पर बनता है। सो इस वजह से वो मत्स्य संघ वालों की जो डैम बना रही थी, जो इंजीनियर, जो लोग, जो प्राइवेट इंजीनियर जिसको गवर्नमेंट ने सारा क्या बोलते हैं, सारा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी डैम बनाने की, उससे मत्स्य संघ वालों का जो है लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो डैम जो है लोगों में लड़ाई झगड़ा भी क्रिएट करता है, वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। तो कुछ ही लोगों को इससे जो है बेनिफिट हो पाता है, ऐसा नहीं है इसमें कि सिर्फ जो डैम बनाने वाले जो हैं उनको मतलब डैम जो बना रहे हैं उनसे सभी को बेनिफिट हो, तो सबको बेनिफिट नहीं हो पाता है, ठीक है। In Gujarat, Sabarmati Basin farmer were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas, particularly during droughts. तो यहाँ पर भी कुछ फार्मर्स के बीच में जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, और लड़ाई इस बात पे हो गई कि कॉज्ड अ राइट, मतलब इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि राइट्स होने की संभावना थी, ठीक है, कि वाटर प्रियोरिटी, ज़्यादा प्रियोरिटी दी गई, जो आपके ज़्यादा प्रियोरिटी दी गई उन क्षेत्रों में, विशेषकर जो सूखे के दौरान पानी की जहाँ पर आपूर्ति नहीं हो रही थी, जहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं हो रहा था, ठीक है, को अधिक प्राथमिकता देने को लेकर दंगा भी भड़काया गया था। मतलब यहाँ पर जो है राइट्स किए गए जानबूझ के, ठीक है। जो अर्बन एरिया था, सिटी थे, वहाँ पर पानी की कमी हो रही थी, वाटर नहीं हो रहा था, पानी किसी रीजन की वजह से, ड्रॉट स्पेशली हो गया था, तो ड्रॉट के वजह से उन रिवर का पानी जो है उस तरफ को मोड़ दिया गया, अर्बन एरियाज की तरफ जो है मोड़ दिया गया। अब अर्बन एरिया की तरफ मोड़ा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर लोगों के बीच में
दंगा जो है भड़काया गया कि भाई कुछ लोगों ने बोला कि भाई हमें ज़्यादा ज़रूरत है फार्मर्स को और आपने वहाँ को मोड़ दिया। नेक्स्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ऑल्सो बिकमिंग कॉमन विद रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए जो है इस तरीके का इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी होता रहता है। जैसे आपने पढ़ा है, हाँ 7th में आपने पढ़ा है शायद मत्स्य वाला, और इंटर स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर जो डिस्प्यूट होता है तमिलनाडु और कर्नाटका का, मैंने आपको बताया था ना कि तमिलनाडु और कर्नाटका का जो कावेरी रिवर का वाटर है उस पर डैम बना हुआ था, तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में बहुत सालों तक जो है ये लड़ाई झगड़ा दोनों स्टेट्स के बीच में चलता रहा कि कर्नाटका कहता है कि मेरा हक जो है इस पानी पे, इस रिवर के वाटर पे ज़्यादा है, उधर तमिलनाडु कहता है कि मेरा हक जो है इस रिवर के वाटर पे ज़्यादा है। तो इसलिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लेकर जो इसके डैम्स बनाने के लिए जो इसका कॉस्ट, इस पे जो शेयर होता है विद द रिगार्ड टू शेयरिंग कॉस्ट, इस पे जो पैसा खर्च होता है लेकिन बेनिफिट उतना नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए, तो इसको लेकर भी स्टेट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा मचा रहता है।